Please welcome Dr. Rajesh, MD Pulmonary Medicine. Besides being expert in his field, he also expertise in NABH as an assessor and a quality control supervisor. So let's start. CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक पार्ट है। ठीक है, जब बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रांजिशन करती है आगे, जब मशीनें पेशेंट के वेंटिलेट करने के लिए इंट्यूबेट कर देते हैं, मॉनिटर पे लगा देते हैं, तब वो एडवांस लाइफ सपोर्ट बन जाती है। सभी डेंटिस्ट हैं तो आपको BLS मिनिमम आनी चाहिए। ALS का ज़्यादा रोल नहीं है। ALS तब शुरू होती है जब हॉस्पिटल सेटिंग में या इमरजेंसी में पेशेंट आप लेके जाते हो और ज़िंदा लेके जाते हो, तो पेशेंट वहाँ जाके बचेगा कि नहीं बचेगा, सबसे पहला रोल जो बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहा है उसका है। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट में होता क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट नील एक्सेप्ट एक डिफिब्रिलेशन। बाकी सारा आपकी टेक्निक, आपके स्किल, एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है CAB, ABC नहीं, CAB, मतलब उल्टा चलना है। तो जैसे ही पेशेंट का हार्ट रुकता है, बेसिकली सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, हार्ट पंप कर रहा है। ठीक है, जितनी स्पीड में दे रहा हूँ इससे थोड़ा सा और तेज करता है, 60 to 100 टाइम्स, ऑलमोस्ट 500 ml एक बार जब धड़कता है तो ये पंप करता है। ठीक है, और इसकी कार्डियक आउटपुट जो टोटल निकलती है वो डिपेंड करती है रेट इनटू जितना वॉल्यूम वो एक बार में निकाल रहा है। ठीक है, बाकी सब पार्ट्स हमारे रिजर्व होते हैं, उनमें बिना ऑक्सीजन के आप अपना मुंह बंद कर लो, भाग सकते हो थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि मसल्स में और हार्ट में ATP रिजर्व पड़ा होता है, लेकिन ब्रेन में ग्लूकोज फंक्शनिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। जैसे ही हार्ट की सप्लाई रुकी और ग्लूकोज कंज्यूमशन तो ऑलमोस्ट हर सेकंड हो रही है ना, जैसे ही ब्रेन का ग्लूकोज कम हुआ, उसने कह देना भी मैं तो हो रहा हूँ बेहोश, अब तू अपना देख ले। जैसे ही वो अपनी लाइट स्विच ऑफ करेगा, स्टैंड बाय मोड पे जाएगा, कोमा में जाएगा, तब आप खड़े नहीं रह सकते, गिरोगे। गिर के एक बेसिक मैकेनिज्म है कि गिर के ब्लड सप्लाई ब्रेन को थोड़ी बहुत चली जाए, वो एक बॉडी का मैकेनिज्म है। लेकिन तब भी अगर सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई, सप्लाई का क्या है, वो ले जाएगी ग्लूकोज, ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, सप्लाई नहीं चलेगी, तो 3 मिनट से ज़्यादा ब्रेन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप रिवाइव भी कर लो पेशेंट को, लेकिन ब्रेन डेड, और ब्रेन डेड और किसी के काम का नहीं एक्सेप्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। ठीक है ना, तो हमने कोशिश करनी है कि अगर हमारा पेशेंट कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमारे क्लिनिक में ब्रेन डेड ना हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई पहुंचाते रहना पड़ेगा। और ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कैसे पहुंचेगी, जब पार्ट C कंप्रेशंस, हार्ट पड़ा है, ये स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन कहते हैं इसको, यहाँ से शुरू होती है ये जो नॉच है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने अपने टच करो। जब तक ये कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, और कंफ्यूजन कोई नहीं रखनी। सुप्रास्टर्नल नॉच है, इससे नीचे जाओ, एक उभार सा आएगा आगे को, ये स्टर्नल एंगल है। इस एंगल का सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके पीछे ट्रेकिया हमारा 1 से 2 में बदल जाता है, 2.5 फुट। ठीक है, और इसके पीछे एओर्टा भी पड़ा है। इसके नीचे जाओ, नीचे जाते रहोगे, जहाँ ये बोन खत्म हुई वो इस बोन का स्पैन है स्टर्नम।
सीपीआर का मेन यही रोल रहेगा। स्टर्नम के नीचे, स्टर्नल एंगल के नीचे और इसके जहाँ ख़त्म हो रही है उससे ऊपर ऊपर, इस एरिया में हार्ट पड़ा है, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर नीचे है स्टर्नम के। तो हम कंप्रेशन दे के उस हार्ट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे क्या हो रहा था, हार्ट ऐसे पंप कर रहा था, खुद ही कर रहा था, उसको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी लड़के को लड़की को देख के, लड़की लड़के को देख के थोड़ा ज़्यादा धड़केगा, लेकिन उसको धड़कने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये बंद हो गया, तो हम इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको दबा के, लेकिन जितना हम कर पा रहे हैं वो एक्चुअल हार्ट का सिर्फ 30% ही कर पाएंगे कंप्रेशन। तो इसलिए कंप्रेशन की टेक्निक, स्पीड, वो चीज़ें सब मैटर करेंगे कि आप ब्रेन अलाइव रख सकते हो कि नहीं रख सकते। टारगेट यही है कि ब्रेन अलाइव करना है, रखना है जब तक कि पेशेंट या उठ ना जाए या इमरजेंसी ना पहुंच जाए, बस ब्रेन डेड ना हो, ठीक। कंप्रेशंस करनी है। ए से एयरवेज, CAB करा रहा था ना मैं, कंप्रेशन ए से एयरवेज। एयरवेज क्या होगा, जैसे हार्ट चल रहा है या हम जब भी कोई काम कर रहे हैं, हमें ATP की ज़रूरत पड़ती है। ATP बनाने के लिए मेटाबॉलिज्म में सब कुछ करते हुए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के हम रह नहीं सकते ना। तो एयरवेज ऑक्सीजन, या ये कह लो कि पूरी एयर को टू एंड फ्रो मोशन देने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये एयरवे यहाँ से नाक से शुरू होगा, ट्रेकिया से यहाँ तक, इतना एरिया हम खुला रख सकते हैं। उससे आगे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, उससे आगे तो फिर इंट्यूबेशन करनी पड़ेगी या ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ेगी। यहाँ तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। उस एयरवेज का भी बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। फिर थर्ड है ब्रीदिंग। आपने कंप्रेशन पार्ट पहले इंश्योर कर लिया, फिर एयरवेज साफ किए और फिर ब्रीदिंग उसकी करवाई। ब्रीदिंग के लिए 3 मेथड वो भी बताऊंगा, उनमें से एक मेथड ये भी एम्बू बैग, ठीक है। एम्बू बैग सबने नाम सुना होगा, लेकिन ये एम्बू नाम कंपनी का है, ठीक है। ऑटोमेटिक मोबाइल ब्रीदिंग यूनिट एक्चुअली वो था। तो कोई भी बैग, जो बैग वॉल्व वेंटिलेशन कहते हैं इसको, बैग वॉल्व वेंटिलेशन, बेसिक नाम ये है, ठीक है। CAB, कंप्रेशन, एयरवेज, ब्रीदिंग। कंप्रेशन के लिए, एयरवेज के लिए और ब्रीदिंग के लिए हम क्या क्या करते हैं वो शुरू करेंगे। उसके बाद आएगा CPR। तो कंप्रेशन, अच्छा इसमें एक और कंपोनेंट, हाई क्वालिटी CPR। पहले तो CPR ही होता था ना, अब कहते हैं हाई क्वालिटी CPR। क्यों? क्योंकि जितना क्वालिटी अच्छी होगी उतना रिवाइवल रेट अच्छा होगा। हमारी अपनी इमरजेंसीज में रिवाइवल रेट वही होता है ना, जैसे फिल्मों में CPR शुरू होता है तो आपको पता लग जाता है हीरो या हीरोइन ख़त्म है। लेकिन सिंगापुर में जब CPR शुरू होता है तो कहानी शुरू होती है, क्योंकि 30% लोगों को वो रिवाइव कर लेते हैं। हमारे यहाँ 3% भी नहीं हो पाते, ठीक है। तो बेसिक 2 ही फ़र्क हैं जो नहीं हो पाते। एक हमारी टेक्निक्स, 3 बल्कि टेक्निक्स, दूसरा टाइमली आइडेंटिफिकेशन और टाइमली एक्शन, तीसरा जितनी जल्दी हो सके डिफिब्रिलेशन का इस्तेमाल। होता क्या है, टाइमली तो पता ही नहीं लगता ना, पेशेंट गिर रहा होता है, हम उसको खड़ा कर रहे होते हैं, गिर ना जाए। वो तो बॉडी कर रही थी ट्राई कि भी लेट के ब्रेन की सप्लाई मेंटेन रहे, हम खड़ा रखते हैं। एक शादी पे गया, गर्मियों के दिन थे, तो डांस करते करते लड़की बेहोश हो गई, गिरने लगी। साथ वाली लड़की नहीं गिरने नहीं देना, लहंगा ना खराब हो जाए, गिरने नहीं देना। उस चक्कर में मर गई लड़की। मनाते रहे कि नहीं लेटने दो ना, डेथ। बेसिक नॉलेज कि भी अगर बंदा बेहोश होकर गिर रहा है तो वो मैकेनिज्म है, टांगे ऊपर करो, ना कि उसको सिर को ऊपर करो, लेटाना है।
सबसे पहला फंडा। ठीक, अब हम कहाँ थे? हाई क्वालिटी सीपीआर। हाई क्वालिटी सीपीआर के 6 कंपोनेंट है, रट लो। अभी करवाऊंगा, फिर एंड में करवाऊंगा तो फिर ज़्यादा आसानी से पता लग जाएगा। 4 हार्ट से रिलेटेड है, 2 ब्रेथ से रिलेटेड है। हार्ट से रिलेटेड मैंने अभी आपको थोड़ी एनाटॉमी बताई ना, तो हार्ट धड़क रहा है 60 से 100 बार। हमने जो कंप्रेशंस करनी है वो 100 टू 120 सेकेंड्स पर 100 टू 120 कंप्रेशंस पर मिनट की स्पीड से करनी है। मतलब अगर आप कंप्रेशन करना शुरू करो तो इतनी स्पीड हो कि 100 से 120 बार आप 1 मिनट में उसको कंप्रेस कर दो हार्ट को। ठीक है, 100 से 120 बार ये स्पीड हो गई, तो राइट फ्रीक्वेंसी। दूसरा मैंने बताया था ना, स्टर्नम के नीचे पड़ा है कुछ हार्ट, तो अगर स्टर्नम पूरी नहीं दबाओगे तो हार्ट तक तो वो पहुंचेगी नहीं, तो दबाएगी क्या? और पूरा ठीक से दबा रहे हो तो भी 30% बेचारी कंप्रेस कर पा रही है। तो 5 से 6 सेंटीमीटर स्टर्नम को हमने नीचे ले जाना है इन एडल्ट, तो 2.5 इंच के करीब हो गया। तो जितना मैं दबा रहा हूँ देखो, 5 से 6 सेंटीमीटर इतना दबनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि स्टर्नम को पीछे रीढ़ की हड्डी से लगा दिया, हार्ट बेचारा उसमें पिचक के दो हो गए, दिल के टुकड़े हो गए। ठीक है ना, तो हार्ट दबना चाहिए लेकिन इंजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोन लग रही है ना, इधर भी बोन है, पीछे वर्टिब्रा पे भी बोन है, तो इतना भी नहीं कि वो फाड़ के रख दो। हाँ, रिब टूट सकती है और वो इंजरी नहीं मानी जाएगी। अगर लाइफ सेविंग आप कर रहे हो प्रोसीजर पेशेंट पे और कल को वो स्यू कर देता है, जी इन्होंने तो मेरी हड्डी तोड़ दी, नहीं, लाइफ सेव की है आपने, लीगली आप साउंड हो। ठीक, नहीं होता तो बच नहीं बचता, उसके घर वाले स्यू करते हैं, किसने हड्डी तोड़ी तो मेरे इसकी डेथ हो गई। नहीं, उसमें स्यू नहीं कर पाते वो। आप लाइफ सेविंग प्रोसीजर कर रहे हो, उस पर भी आएंगे, लीगल एस्पेक्ट पे भी, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिशनर में ये लीगल एस्पेक्ट सबसे पहले आता है कि भी हाथ लगाऊं कि ना लगाऊं पेशेंट को। हाथ लगा लिया तो मेरा पेशेंट हो गया, और फिर वो मरे चाहे जिए। अभी वो एग्जांपल नहीं आई थी, झूला कहाँ, बरेली था, कहाँ था, झूला टूटा, उस झूले पे जो 4 लड़कियां बैठी थी उनमें से एक तो क्रिटिकली इंजर हो गई, बाकी 3 काफ़ी इंजर हो गई। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में जाके जो डेथ हुई उसके लिए डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल समझ के डॉक्टर को पीट दिया गया। अब झूला जिसका था, उस दिन सेफ्टी ऑफिसर जिसने उस झूले को क्लियर किया था, उस एरिया का डीएम, उसकी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगाई, डॉक्टर की लगा दी, और जो टर्मिनल स्टेज पे पेशेंट को मैनेज कर रहा है। तो उन सिचुएशन से कैसे डील करना है वो भी करेंगे डिस्कस अभी, लेकिन अपना फोकस यहीं रखते हैं। तो हाई क्वालिटी सीपीआर का बता रहा था, एक तो राइट रेट 100 टू 120 कंप्रेशंस पर मिनट, दूसरा डेप्थ 5 से 6 सेंटीमीटर डीप, तीसरा जब हमने दबाया तो उसको रिकॉयल भी करने देना है। अभी आप जब करोगे ना, करने में आसान लग रहा है कहने में, लेकिन जब करोगे तो कोशिश ही रहती है दबाया फिर और दबा दिया, पूरा रिकॉयल नहीं होने देते हम। नोट करोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो रिकॉयल पूरा होने देना है। रिकॉयल का मतलब जहाँ चेस्ट थी वापस उसी जगह आए, यहाँ से शुरू हुई इतनी दबी वापस इतनी जगह। ये नहीं कि अगली बार यहाँ से शुरू करोगे, सीधा सा फंडा है। अगर इसको मैं दबा रहा हूँ, अगली बार पूरा वापस नहीं आने देंगे और दबाऊंगा तो अगली बार स्प्रे और कम हो जाएगा ना, तो इसी तरह कार्डियक आउटपुट और कम हो जाएगी, तो इसलिए रिकॉयल होने देना है। तो राइट स्पीड 100 टू 120 कंप्रेशंस पर मिनट और डेप्थ, तीसरा रिकॉयल। 3 हार्ट से रिलेटेड हो गए। चौथा आपने इसके पीछे एक और फंडा, आप जब 30% दबा रहे हो, मतलब 30% कंप्रेशन अच्छे से आ रही है, आपकी कंप्रेशन बेस्ट टेक्निक है, तब भी हार्ट 30% काम कर पा रहा है, पूरा उतना नहीं कर पा रहा, लेकिन उतना के कर पा रहा है जिससे कि वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन, लिवर, हार्ट खुद, जीआईटी, किडनीज, उनको सप्लाई थोड़ी थोड़ी मिल रही है, वो जाएंगी नहीं। लेकिन
ये 30% भी एकदम नहीं आ जाता, आपने एक बार किया तो 30% हो गया ना। इस मशीन की तरह नहीं हार्ट है, एक बार दबाया स्प्रे पूरा आया, दूसरी बार दबाया तो भी स्प्रे पूरा आया ना। इसमें तो नाई कोई शेव कराई है कुछ लोगों ने, पहली बार जब दबाता है तो कम पानी आता है ना, दूसरी बार दबाता है तीसरी बार पूरी आती है। तो ऐसे कुछ कंप्रेशंस के बाद ही 2% दी 20% 30% एक प्लेटिव इफेक्ट आता है 30% का कुछ कंप्रेशन के बाद। और जैसे ही आप रोकोगे कंप्रेशंस, कार्डियक आउटपुट नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा इंटरप्शन करोगे उतना वो ज़ीरो के पास आ जाएगा। तो आपको लेकिन इंटरप्शन कहीं कहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को हार्ड सरफेस पे लेटाना है, या स्ट्रेचर पे लेटाना है, या स्ट्रेचर से बेड पे लेटाना है, ठीक है ना। मान लो सड़क में गिरा, वहाँ पे आपने रिवाइव करने की ट्राई की और वहाँ से कहीं तो लेके जाओगे ना, सड़क पे तो नहीं सारा कुछ चलता रहेगा, तो उसको उठा के कुछ और भी करना पड़ेगा। तो वो जो बीच की इंटरप्शन है जहाँ आप CPR रोकोगे वो 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 सेकेंड्स वाला रूल दो जगह अप्लाई होगा। एक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट विद इन 10 सेकेंड्स। दूसरा, इंटरप्शन 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्लियर। तो 4 चीज़ें हो गई। एक, रेट जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। दूसरा, डेप्थ 5 से 6 सेंटीमीटर। तीसरा, फुल रिकॉयल। चौथा, अभी क्या बोला था मैंने, इंटरप्शन। वो जो पुराना टीवी, अब तो सब बच्चे हो, टीवी पुराना नहीं देखा होगा, उसके लिए आता था रुकावट के लिए खेद है, चित्र चलते चलते रुकावट के लिए खेद आ जाता था, ट्रांसमिशन रुक, वो रुकावट आपकी 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बेचारा ये खेद ऐसा होगा इसका। ठीक है, 4 हो गई। हाई क्वालिटी CPR हार्ट से रिलेटेड, 2 ब्रेथ से रिलेटेड है, क्योंकि दिल और सांस यही तो मामला है, अकेला दिल का मामला नहीं है, दिल और सांस। तो सांस में क्या करना है, जब आप सांस दे रहे हो, गिव इफेक्टिव ब्रेथ। तो जब आप ब्रेथ दो उसकी चेस्ट राइज दिखे, इतना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, डू नॉट हाइपर वेंटिलेट। वो अभी आगे जाके पता लगेगा कैसे कैसे हाइपर वेंटिलेट या कम वेंटिलेट होता है। तो 6 कंपोनेंट्स हैं हाई क्वालिटी CPR के। अगर ये मेंटेन रखते हैं, और इन 6 के लिए आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपका अपने हाथ, अपनी टेक्निक, अपना स्किल है, ठीक है। अब आ जाओ वापस फर्स्ट पॉइंट पे, जो हम कह रहे थे 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। ये कैसे होंगी, घड़ी देख के कि अब 1 सेकंड हो गया दबा दो, अब दूसरा सेकंड हो गया 2 बार दबा दो, क्योंकि 1 सेकंड में 2 बार दबाना पड़ेगा ना। 60 सेकंड 120 कंप्रेशंस। तो उसके लिए आपको वो स्टॉप वॉच लगा लो शुरू में, मोबाइल लगा के, और ब्रेन को ट्रेन करो कि जैसे ही 60 सेकंड हो आप काउंटिंग में 120 कर लो, ठीक है। स्टॉप वॉच निकाल लो सारे जने, मोबाइल है। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे एक्सरसाइज को, पूरा 1 मिनट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली तो हमने 15 सेकंड ही कंप्रेशन करनी है, उसके बाद ब्रीदिंग आएगी। तो 15 सेकंड का स्टॉप वॉच इस तरह लगा लो कि आप जब काउंट करो 15 सेकंड में 30 काउंट कर लो, करो, ऊंची करना है, ऊंची बोलो, ऊंची ऊंची। CPR का एक और फंडा है, जो भी करोगे ऊंची बोल के करना है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, स्लो है थोड़ा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखो अभी क्या हुआ, पहले इन्होंने स्लो शुरू किया, फिर कंपेंसेट करने के लिए बाद में तेज कर लिया। वो नहीं, कंसिस्टेंट स्पीड, ये ट्रेन करना पड़ेगा आपको अपने ब्रेन को। मैं जब सारा एक थ्योरी करा दूंगा ना, हालांकि प्रैक्टिकल खाद में करा रहा हूँ, लेकिन फिर आप करोगे तो कुछ टाइम का ब्रेक दूंगा। ये स्टॉप वॉच से आपका सिंक्रोनाइजेशन का टाइम होगा, ठीक है। CPR में जो भी करना है बोल के करना है, क्योंकि ये अकेले की एक्सरसाइज कहीं कहीं है, ज़्यादातर टीम वर्क है। तो हर बार आपको इंस्ट्रक्शन दूसरे को देने की ज़रूरत ना पड़े, जो भी आप कर रहे हो नेक्स्ट वो खुद ही आगे इनिंग टेक ओवर कर ले, ठीक। तो
15 सेकेंड, अभी हम आ रहे हैं इस पे, 15 सेकेंड में आपने 30 कंप्रेशन कर ली। उसकी विंडो हम दे देते हैं कि 15 से 18 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपने 30 कंप्रेशन पूरी करनी है। ठीक है, फिर से काउंट करेंगे। अभी घड़ी मत देखो, मेरी तरफ ही देखो, बस एक जना घड़ी देख लो कि मेरी कंप्रेशन 30 कितनी देर में पूरी हो रही है। ठीक है, स्टॉप वॉच लगा के यस कर देना गगन। यस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लेकिन आप देखो मार्जिन 15 से 18 सेकंड में 30 कंप्रेशन करनी है। एक कंपोनेंट हो गया ना क्वालिटी का। कंप्रेशन करनी कैसे है, ज़रूरत कब पड़ेगी? सबसे पहले तो आपके सामने, आप पार्किंग में हो, हॉस्पिटल में हो, आपकी डेंटल चेयर है, अचानक बंदा बात करता करता ऐसे हो गया। अब वो वेज़ोवेगल है या आपके ज़ाइलोकेन का इफ़ेक्ट है या एक्चुअल पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसके लिए क्या करना है? उसके पास तब आती हैं CPR की चेन। लेकिन वो चेन कराने से पहले मैं आपको कंप्रेशन और ब्रीदिंग का फंडा बता दूंगा ताकि ये भी कर पाओ। ठीक है, होगा क्या, जब भी आपने CPR करना है, आपका हिप जॉइंट पेशेंट की चेस्ट से ऊपर होना चाहिए। अगर ऊंची जगह पे है तो आपको या तो फट्टा ले लो या कोई पत्थर ले लो या कुछ कर लो, आपका हिप जॉइंट पेशेंट की चेस्ट से ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप, ये भी फंडा है कि कंप्रेशन करते हुए ना रिस्ट जॉइंट पे, ना एल्बो पे, ना कंधे पे, इन पे कोई मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, एडल्ट की बता रहा हूँ अभी। बनाना कैसे है, एक हाथ ऐसे रखना है, रिस्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाओ सारे, दूसरा हाथ ऐसे रखना है, उससे ऐसे खींच लिया। अब ये सोल ऑफ पाम है, ये सोल ऑफ पाम आपका स्टर्नम के कौन से हिस्से में आएगा? पेशेंट का एक्सपोज कर देनी है चेस्ट, दोनों निप्पल से जो लाइन खींचोगे और ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, ये वाली लाइन जहाँ क्रॉस होती है वहाँ पे आपका ये डिप्रेशन वाला जो सेंटर पॉइंट है ये होना चाहिए। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, एक्सपोज किया, निप्पल से लाइन खींची, ब्रेस्ट बोन लिया, यहाँ पे सेंटर पे ये पार्ट रखा, हाथ की ये पोजीशन यहाँ रखा, और कंधे आपके इन लाइन विद स्टर्नम होने चाहिए। क्लियर? जहाँ नहीं क्लियर रोक लेना, पूछ लेना। इन लाइन विद स्टर्नम। और जब ऐसे होगा, और अगर मूवमेंट आप रिस्ट जॉइंट पे करोगे, एल्बो पे करोगे या कंधे पे करोगे, तो आप इतना थक जाओगे 30 सेकंड 60 सेकंड में कि अगर, वैसे तो आप यंग लोगों, जब बुड्ढों को सिखाता हूँ तो मैं कहता हूँ आपका भी CPR करना पड़ जाएगा क्योंकि थक के इतना बुरा हाल हो जाता है। अगर आप करके देखो, मूवमेंट कहाँ होनी चाहिए ताकि आप थको ना। ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, टॉर्सो कहते हैं जिसको, इसका वेट स्टर्नम पे जाए, आपको जोर ना लगाना पड़े। ऐसे करके जब आप करोगे और यहाँ हाथ सीधे रखे होंगे तो इसका वेट ट्रांसमिट होगा यहाँ पे, यहाँ रखा। अब देखो मेरी मूवमेंट कहाँ हो रही है, हिप जॉइंट पे। और अगर कंधे मेरे लाइन में हैं स्टर्नम के साथ तो प्रॉपर होगी। ठीक है, वो तभी हो सकेंगे जब हिप जॉइंट इसका इससे ऊपर होगा। ठीक, तो हिप जॉइंट पे मूवमेंट करनी है और कहीं नहीं। एल्बो पे की, इस पे की तो 30 सेकंड 60 सेकंड बाद आपको किसी और को हैंड ओवर करना पड़ेगा, मैं तो थक गई। ठीक, कंप्रेशन के लिए फिर से बता रहा हूँ, लाइन खींची निप्पल से ब्रेस्ट बोन पे, यहाँ ये वाला पॉइंट सेंटर में रख के कंधे इन लाइन, क्योंकि हिप जॉइंट ऊपर होंगे, फिर उस पे मूवमेंट, एक कंप्रेशन होगी। ठीक, 30 कंप्रेशंस इज टू 2 ब्रेथ। 30 कंप्रेशन इज टू 2 ब्रेथ की रेशो एडल्ट के लिए।
बच्चों में भी आएंगे। अब कंप्रेशंस तो होगी ऐसे, ब्रेथ कैसे देना है? ब्रेथ के 2 तरीके हैं, 2 क्या 3। सड़क में जा रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, CPR में कंप्रेशन पहले है ना, CAB, तो ये नहीं कि पहले ब्रेथ देना शुरू करना, पहले कंप्रेशन करनी है, फिर एयरवे करनी है। एयरवे के लिए क्या क्लियर करना है? विदाउट हॉस्पिटल सेटिंग तो आप 2 ही चीज़ें कर सकते हो, जो चाहे विद हॉस्पिटल हो या विदाउट हॉस्पिटल। एयरवे को होता क्या है यूजुअली, जैसे हम ऐसे बैठे हैं साइड पे, मेरे इमेजिन करो ये वाला हिस्सा काट के ये ऐसे टंग पड़ी है ऐसे। जब मैं बेहोश होता हूँ तो ये टंग का टोन कम हो जाती है और ये ऐसे पीछे आती है, ऐसे नहीं आती, ये जो बेस है टंग का ये पीछे चला जाता है। एयरवे का इतना सा हिस्सा है, यहाँ टंग है, जब टोन कम होगी, सारा ही टोन कम हो जाती है ना बेहोश हो गए, ये टोन इसकी टंग हो गई पीछे आ गया, तो ये एयरवे ऐसे ब्लॉक हो गया। तो इसको हमने टंग को आगे करना है ताकि एयरवे खुले। उसके लिए 2 ही मेथड है, एक तो हेयर लाइन पे ये वाला पोर्शन अपना रखना है, ये लेटरल है ये मीडियल है, तो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ योर पाम हेयर लाइन पे, आप लोगों की हेयर लाइन पे, मेरी हेयर लाइन नहीं, हेयर लाइन पे रखना है। और ये वाली 3 उंगलियां चिन पे, इससे टिल्ट करना है, इन उंगलियों से चिन लिफ्ट करनी है बोनी पोर्शन पे। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कहते हैं, ठीक है, पोजीशन हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, बोनी पोर्शन से उठाना है, ठीक है। दूसरा है, अगर एक्सीडेंट केस है, आपको पता नहीं है उसकी सर्वाइकल स्पाइन का क्या स्टेटस है, कहीं ऐसा तो नहीं है वही अनस्टेबल है, उसको हिला दिया टिल्ट करके तो नीचे का हिस्सा सारा पैरालिसिस आपने कर दिया, जो थोड़ा बहुत बचना था वो भी स्वाहा। तो ऐसा नहीं करना। तो स्पाइन जब अनस्टेबल है, पता नहीं है क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो जॉ थ्रस्ट, ये जो पोर्शन है यहाँ से एंगल चेंज होता है ना जॉ का, ये तो आपको पता ही है, डेंटिस्ट को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। एंगल ऑफ मैंडिबल, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, जहाँ ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है उस पार्ट को इन 3 उंगलियां दोनों से आगे को खींचना है, समझ लो, ये आगे को आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ प्रोसीजर करते हो ना आप जिसमें मैंडिबल पीछे को होता है, उसको आगे को लेके आते हो, वो तो ऑपरेटिव प्रोसीजर है, ये सिर्फ टेम्परेरी प्रोसीजर। ये वाली चीज़ आगे को आ गई, जब ये आगे आएगा तो टंग भी आगे आएगी इसके साथ साथ, ठीक है। जॉ थ्रस्ट, लेटा हुआ बंदा, यहाँ 3 उंगलियां रखी, आगे को खींच लिया और ज़रूरत पड़ी तो अंगूठे से मुंह भी खोल दिया, ठीक है। अभी आप करोगे एक लाइव, जो थोड़ा सा जिसके बोनी पार्ट्स आराम से दिख रहे होंगे, पर ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा है, ये है जुबान, इसको पकड़ेंगे क्योंकि चेस्ट के बोनी पार्ट्स और वो भी क्लियर होने चाहिए जब आप करोगे तो, ठीक है। ये हो गया कंप्रेशन की बात कर रहे थे, एयरवेज, तो हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट, एयरवेज क्लियर करने के लिए ये 2 चीज़ें। हॉस्पिटल में हो तो अब सक्शन भी करोगे, ज़रूरत पड़ती है तो गुडल एयरवेज भी दोगे, वो अलग बात है। अब आ गए हम ब्रीदिंग पे, तो ब्रीदिंग एडल्ट का भी कर रहा हूँ, बच्चों का बाद में कराऊंगा। ब्रीदिंग में क्या करना है, आपने 2 ब्रेथ हर 30 कंप्रेशन के बाद देनी है, ठीक है, 2 ब्रेथ हर 30 कंप्रेशन के बाद। कैसे दोगे ब्रेथ? बाहर बैठे हो तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके पास, रुमाल रखा मुंह पे पेशेंट के, 30 कंप्रेशंस की, 2 ब्रेथ दे दी, लंबा सांस खींचा, फिर कंप्रेशन शुरू, ठीक, रुमाल रख के। लेकिन आजकल कुछ पता ही नहीं ना, किसको टीबी है, किसको कोविड है, किसको क्या है, और बंदा बेहोश हुआ है तो कोई बीमारी होगी, तो उसमें शक रहता है कि हम यहीं तो ना हो जाए। तो उस केस में जब आप एयरवे और ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे तो कंप्रेशन तो कम से कम चालू रखो, वो नहीं बंद करनी, ठीक है, कंप्रेशन चला रखो। अगर एयरवेज और ब्रीदिंग कर सकते हो, एयरवेज तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ब्रीदिंग पार्ट पे दिक्कत आती है। तो उसमें हॉस्पिटल्स में सेटिंग में क्या होता है,
एक तो होता है वेल्व मास्क, उसमें क्या होता है सिर्फ ये वाला पार्ट होता है, और वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने अपने क्लिनिक में रख लो। 500 550 का होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक मास्क वो है, वेल्व है, मास्क है। जब आप ब्रेथ मारोगे तो अंदर जाएगा, लेकिन जब ब्रेथ बाहर आएगा तो आपके मुंह में नहीं आएगा, वो यहाँ पे साइड में वेंट बने होते हैं, वहाँ से निकल जाता है। तो आपको इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, ठीक है ना। तो वेंटिलेटर मास्क होते हैं लेकिन आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, आप दे सकते हो, उसमें आपको कोई खतरा नहीं होगा, वो लगा के ब्रीदिंग दे सकते हो। तीसरा एम्बू बैग, एम्बू बैग भी आपके पास होने चाहिए। आपके पास एक इमरजेंसी ट्रे होनी चाहिए जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन, एम्बू बैग, और अगर अच्छा क्लिनिक चल रहा है तो डिफिब्रिलेटर भी। 2 डेंटल चेयर का क्लिनिक है, NABH तो कहता है होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, पेशेंट्स आते हैं। तो अब एम्बू बैग को कैसे हैंडल करना है, खड़े होना है पेशेंट के सिर की तरफ, ठीक है। कंप्रेशन वाला बंदा किसी एक तरफ होगा, राइट या लेफ्ट, इमेजिन कर लो वो कंप्रेशन कर रहा है। एम्बू बैग वाला बंदा इस तरह रखेगा, नैरो पोर्शन टूवर्ड्स ब्रिज ऑफ नोज, वाइड पोर्शन टूवर्ड्स चिन। ये वाला जो बैग है ये 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। C और E ये बनाना है, C और E। C यहाँ पे, ये C है, E एक उंगली चिन पे, बोनी पार्ट पे, एक उंगली एंगल ऑफ मैंडिबल पे, और सेंटर वाली बीच में, ताकि इससे आप वो हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट कर सको, ठीक है ना। ऐसे उठाओगे तो बोनी पार्ट ऊपर उठेगा, और इस C से क्या होगा, ये वाली सील यहाँ से एयर लीक नहीं होगी। इस C से आप इसको सॉलिडली ऐसा कर लोगे कि यहाँ से लीक ना हो पाए। C, E और थोड़ा हेड टिल्ट, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा, ठीक है। और ये यहाँ पे एंगल पे रखा हुआ है, और इसकी फ्रीक्वेंसी और दबाने का क्या होगा, पूरा दबाना है एक बार में, 250 से 300 ml एयर निकलती है। और इसको भी करने के लिए काउंटिंग करनी है आपने, जैसे उसकी काउंटिंग कर रहे थे ना 1 2 3 4, उसकी स्पीड थी 15 से 18 सेकंड में 30 बार, इसकी स्पीड होगी आपकी 4 सेकंड में 2 बार। तो उसको कैसे पूरा करेंगे, 1001, 1002, 1003, 1004। 1001 जब बोलोगे ना आराम से तो 1 सेकंड अपने आप पूरा हो जाता है। इसको भी स्टॉप वॉच पे देख के करना है आपने। 1001, 1002, 1003, 1004। और जैसे मैंने अभी हाथ उठाया ऐसे नहीं उठाना, इसको भी फुल रिकॉइल होने देना है। तो 4 सेकंड में आपने 2 ब्रेथ दे दिए, 1001, 1002, 1003, 1004। तो ये पहला कंपोनेंट जो मैंने ब्रीदिंग का बताया था वो क्या था, चेस्ट राइज दिखनी चाहिए, इतना दबाना है और इतने ठीक से सील करना है और टिल्ट करना है एयरवेज कि हेड ये चेस्ट राइज दिखे, तो गिव इफेक्टिव ब्रेथ था। अब आपने मान लिया किया, उसने कहा जी चेस्ट राइज नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 सांस और दे दिए। डू नॉट हाइपर वेंटिलेट, तो ये कंपोनेंट यहाँ पूरे हुए, डू नॉट हाइपर वेंटिलेट, ठीक। तो पहले आते हैं प्रैक्टिकल पे, फिर उसके बाद चेन पे शुरू होंगे कि कैसे कैसे हमने ये चेन चलानी है, कोड ब्लू जिसको कहते हैं, ठीक है। अब मैं कंप्रेशन एक्चुअल करके दिखा रहा हूँ, घड़ी देख के आपकी। अच्छा, इसके लिए आपके जो कार्डियक टेबल होते हैं ना, जैसे क्रैश कार्ट होते हैं जिस पे सारा सामान पड़ा होता है, उसमें एक बोर्ड भी होता है, CPR बोर्ड कहते हैं उसको। तो पेशेंट हमेशा हार्ड सरफेस पे होना चाहिए, ठीक है। निप्पल से लाइन खींचनी है, ब्रेस्ट बोन आई, सेंटर आ गया, यहाँ पे क्रॉस हुआ ना, जहाँ पे क्रॉस हुआ वहाँ पे बना के इन लाइन विद स्टर्नम आके, अब मैं कंप्रेशन करूँगा 30 के बाद तुमने 2 ब्रेथ देने हैं, ठीक है। अब 30 कंप्रेशंस 2 ब्रेथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
1001, 1002, ना ना 1003। यही तो गड़बड़ होगी। ठहरो। 30 कंप्रेशन थी। स्पीड देखी किसी ने स्टॉप वॉच लगाई थी? नहीं। देखना अगली बार, आपकी बारी देखूंगा। चलो, सी बनाया था, ई बनाया था, हेड पे खड़े हुए थे, फिर से 1001, 1002, 1003, 1004, 4 सेकंड में 2 ब्रेथ। हाँ जी, सिर पे आना है, ये 90 डिग्री पे रखना है। राइट राइट। सी, मैक्सिमम गलतियां कर लो अभी ताकि बाद में ना हो। सी, ये ई के लिए एक उंगली यहाँ, एक उंगली यहाँ, एक उंगली यहाँ, ठीक है। और ज़्यादा गर्दन नहीं मोड़नी, इतनी की। तो सी से सील बनानी है, ई से जॉ थोड़ा लिफ्ट करना है, फिर उसके बाद दबाना है 1001, 1002, 1003, 1004। झटका नहीं मारना, स्मूथ मूवमेंट चाहिए, ठीक है ना, झटका नहीं मारना। 1001, 1002, 1003, 1004। 2 क्वेश्चन आए थे, रिपीट कर देता हूँ कि नीचे पड़ा है तो कैसे करना है, बता दिया घुटने। उसी तरह उससे रिलेटेड आपने स्ट्रेचर पे लगा दिया। अब कहा है ना 10 सेकंड से ज़्यादा इंटरप्शन नहीं करनी, तो स्ट्रेचर तो मूव कर रहा है, फिर क्या करोगे? चढ़ जाओ। लेकिन ऐसे चढ़ना है कि ऐसा नहीं कि सारा वजन उसकी छाती पे पड़ रहा है। देखा ना फिल्मों में चढ़ जाते हैं, या जो स्टैंड है स्ट्रेचर का उस पर चढ़ जाओ। बेस्ट तो यही है कि ऊपर हो जाओ, दोनों टांगे कैंची मार के, और कंप्रेशन चलती रहेगी। 10 सेकंड से ज़्यादा इंटरप्शन नहीं। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा हैंड यूज़ करना है, वो आपकी प्रेफरेंस है। तीसरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि अगर आप कंप्रेशन नहीं कर पा रहे, आपकी शोल्डर इंजरी है, एल्बो इंजरी है, तो दूसरे को कहो भी ये तू ही कर ले, ब्रेथ पे मैं आ जाता हूँ। बेसिकली मोटिव ये है कि पेशेंट की जान बचानी है। जब ये ब्रेथ दे रहे हैं तब आपने चेस्ट से हाथ हटाना नहीं है, दबा के भी नहीं रखना, लेकिन हाथ आपका चेस्ट के ऊपर रहेगा। उसमें आपका क्या रोल होगा, एक तो चेस्ट राइज हो रही है, आपको फील हो जाएगी, तो आप इनको बताओगे कि चेस्ट राइजिंग, वो अगले स्टेप पे आता हूँ। लेकिन आपने चेस्ट से हाथ हटाना नहीं है। स्पीड थोड़ी सी स्लो करो, मेरी तरह ज़्यादा थी, ठीक। करो शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 25, 26, 27, 28, 29, 30. ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अब आ जाते हैं, ये जो मेन तो था ये क्रक्स, इसी पे सब कुछ बिल्डअप होना है। हार्ट चलेगा, रेस्पिरेशन चलेगी, एयरवे मेंटेन रहेंगे तो बंदा ठीक रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, पेशेंट को किसी ऐसी जगह पहुंचाना जहाँ पे उसकी केयर भी हो, आगे वो कंटिन्यूटी में रहे, क्योंकि आप जहाँ खड़े हो टेम्परेरी है वो। अल्टीमेटली तो उसको मशीनों पे, या अगर रिवाइव भी होता है तो पोस्ट केयर मिलनी पड़ेगी, ठीक। तो वो एमरजेंसी से लैंड अप करेगा आईसीयू में, या कहीं से लैंड अप करेगा इमरजेंसी में। तो उस चेन ऑफ सीक्वेंस को कहते हैं कोड ब्लू, ठीक है। कोड ब्लू कहीं भी हो सकता है। अब इसमें चेन्स ऑफ सर्वाइवल कहते हैं कि अगर घर पे हुआ तो घर पे सीपीआर शुरू हो, एम्बुलेंस टाइम पे आए, हॉस्पिटल को टाइम पे आपने इंफॉर्मेशन दी, लोग पहले से तैयार खड़े हैं कि एक सीपीआर आ रहा है, आते ही उस पर बेसिक लाइफ सपोर्ट प्लस एएलएस शुरू हो जाए। तो ये चेन ऑफ सर्वाइवल है, तभी बचेंगे। नहीं तो हॉस्पिटल आते आते तो 3 मिनट तो यहाँ से नीचे सीढ़ियों में जाते ही लग जाएंगे, और 3 मिनट की कहानी है, ब्रेन लाइव या ब्रेन डेथ, ठीक है। तो अब ये चेन ऑफ सीक्वेंस कब शुरू होगी, जैसे ही कोई बंदा गिरा बेहोश, या आपको पता ही नहीं है बेहोश है कि नहीं है, तो आइडेंटिफाई करना है ना आपने। तो मैंने कहा था 10 सेकेंड इंटरप्शन वाला रूल था ना, कि इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए और 10 सेकेंड के अंदर अंदर कार्डियक अरेस्ट आइडेंटिफाई भी करना है आपने। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जैसे मैं पहले कहानी बता रहा था अपनी, रियल लाइफ स्टोरी है। पड़ोसी को टीचर थी मैडम और एक्स फौजी था हस्बैंड, तो बच्चे बुलाने आए, मैं तो नंगे पैर ही भागा, ये शायद कहते सीपीआर चल रहा है, देखो देखो देखो। तो बेड पे
लेडी लेटी हुई, उसके ऊपर ऐसे हस्बैंड चढ़ के CPR दे रहा है। मैंने चेक किया, पल्स है, आँख थोड़ी थोड़ी खुल रही थी, झाग मुंह से निकल रही थी। मैंने कहा ये तो एपिलेप्सी है यार, उतर। एक्चुअल CPR की उसको ज़रूरत नहीं थी, ऊपर से हड्डी और तोड़ देता उसकी। तो आइडेंटिफाई करना है कहाँ ज़रूरत है। वार्ड में ये तो हर घर पे सेटिंग होगी ना, वार्ड में क्या हुआ, बहू एडमिट थी, मेरी अपनी वार्ड की रियल स्टोरी। बहू एडमिट थी, सास ने आगे कोई पंगा किया वार्ड में, बहू ने हिस्टीरिया कर लिया, स्टाफ को लगा क्लैप्स हो गई, उसने CPR शुरू कर दिया, इंजेक्शन ADR भी दे दिया। और पता लगा पहले ठीक ठाक थी, ADR देने से हार्ट रेट बढ़ा, MI हो गया। तो हमारी चेस्ट वार्ड से कार्डियक वार्ड में शिफ्ट करनी पड़ी। तो आइडेंटिफाई करना है कि भी किस पेशेंट को CPR की ज़रूरत है अभी कि नहीं है। ज़्यादातर सेटिंग में क्या होगा आपका, आपने ज़ाइलोकेन दिया, पेशेंट को थोड़ा दर्द हुआ, वेज़ोवेगल में चला गया, थोड़ी देर के लिए उसकी धड़कन रुकती है, बेहोशा होता है, ठीक है, और टांगे ऊपर करोगे तो होश में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे ही गिरा, हाँ बिल्कुल ठीक, जैसे ही गिरा आपने 2 चीज़ें चेक करनी है सबसे पहले। और इन सब में सबसे बड़ा कार्डिनल रूल, ये फिर से रटने की बात कर रहा हूँ, अपनी सेफ्टी। पेशेंट गिरा है, सड़क में गिरा है आपके, एक मेरा क्लासमेट उसकी वाइफ, बठिंडा जाते थे अमृतसर से रोज़, टीचर थी मेडिकल कॉलेज में। तो आगे एक्सीडेंट हुआ, सर्दियों के दिन थे, धुंध में, तो वो अपनी जान की परवाह ना करते उनको बचाने के लिए भागी, खिड़की में से निकाल रही थी उनको, पीछे से ट्रक आया उसको उड़ा गया। अपनी सेफ्टी पहले, धुंध थी भैया, पंगा मत लो। इसमें मैं हमेशा ही कहता हूँ, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी मत बनो, पहले अपनी सेफ्टी फिर पेशेंट की सेफ्टी। जैसे हवाई जहाज़ में होता है ना, पहले अपनी ऑक्सीजन लगाओ फिर दूसरे के लगाओ। सबसे पहले चेक सीन सेफ्टी। कोई बंदा गिरा मिला आपको, चेक सीन सेफ्टी। वो बंदा गिरा इसलिए कि उसने लाइव वायर पकड़ ली थी और अभी भी लाइव वायर हाथ में और ऐसे है, आप एकदम कूद पड़ो, मैं अमिताभ बच्चन मैं बचा लूँगा, मैं हेमा मालिनी मैं बचा लूँगी। जैसे ही किया आप भी शुरू हो गए, झटके तो लगेंगे ना। तो पहले सीन सेफ्टी करनी थी, पहले उसका जो इलेक्ट्रिक करंट का सिस्टम था वो बंद करना था। कैसे होगा वो, आप सीन सेफ्टी चेक करोगे तब आइडेंटिफाई कर पाओगे। कांच पे गिरा हुआ है, आग में गिरा हुआ है, वहीं पे CPR नहीं शुरू करना। पता लगा कपड़ों को आपके भी आग लगी, दोनों आग के गोले बने, CPR हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इस पे मैं स्ट्रेस जरूर देता हूँ, क्यों, क्योंकि सीन सेफ्टी सबसे पहला कार्डिनल रूल है। तो चेक सीन सेफ्टी, दूसरे पे चेक रिस्पॉन्सिवनेस, ये दोनों चेक हैं। तो चेक सीन सेफ्टी, चेक रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक करनी है, अब रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी क्यों है, आपने देखा फुटपाथ पे बंदा लेटा हुआ है, बेहोशा, फटाफट एम्बुलेंस बुला लो, बाद में उठ के बैठ गया वो, एम्बुलेंस वाला भी आएगा, कहेगा डॉक्टर है तू, क्यों बुला लिया हमें, हैं। तो पहले देखना है कि बेहोश है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है, मेरे को थोड़ी सुस्ती होगी, मैं उठ नहीं रहा खाना खा के। ये कौन सी रिब है, क्लेविकल, क्लेविकल के जस्ट नीचे यहाँ पे। भाई साहब आप ठीक हो, भाई साहब आपकी मदद के लिए आए हैं, भाई साहब बताओ क्या हुआ। तो टेक्टाइल स्टिमुलस, वोकल स्टिमुलस दोनों दे रहे हो आप। कोई बंदा थक के टूटा हुआ मजदूर सोया हुआ है तो जाग जाएगा, शराबी है तो थोड़ा हरकत करेगा, बेहोश है तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने सब कुछ करना है। भाई साहब आप ठीक हो, भाई साहब आपकी मदद के लिए आए हैं, पर इतना नहीं जी जोड़ना बता रहा हो, पता लगे सर्वाइकल इंजरी होगी उसकी गर्दन में, ठीक है ना। तो पूछा, कोई जवाब नहीं आया। अब 2 सिचुएशन है इसमें, सिंगल रेस्क्यूअर, आप अकेले ही बचाने लगे हुए और कोई आसपास है नहीं, या डबल रेस्क्यूअर,
अभी मैं डबल रेस्क्यूअर का बताऊंगा, उसके बाद उस पर जैसे बता रहा हूँ ना, पहले एडल्ट का बताया, तो एक बार आपका कंसेप्ट बन जाए उसके ऊपर उसकी वेरिएशंस बता देंगे, ठीक है। और डबल रेस्क्यूअर है, मैं और गगन है मान लो। वैसे आप ठीक हो क्या, देखा कुछ नहीं हुआ, गगन एम्बुलेंस वाला बुला लिया, वो लग गया एम्बुलेंस वाले को बुलाने के लिए, और मैं लग गया पेशेंट का पल्स और रेस्पिरेशन चेक करने में, ठीक है ना। तो क्या था, चेक सीन सेफ्टी, चेक रिस्पॉन्सिवनेस, उसके बाद तीसरा कॉल फॉर हेल्प, गगन को कहा ना, तो तीनों सी हो गए, चेक सीन सेफ्टी, चेक रिस्पॉन्सिवनेस, कॉल फॉर हेल्प। वो कॉल फॉर हेल्प करने लग गया, चेक फॉर पल्स एंड रेस्पिरेशन, चौथा चेक आ गया, ठीक है। अब पल्स और रेस्पिरेशन कैसे चेक करनी है, आपने चेस्ट एक्सपोज की, आंखें आपकी चेस्ट पे, ये 3 उंगलियां आपकी पल्स पे, तो एडल्ट है तो कैरोटिड देखेंगे, बच्चों में आगे बताता हूँ क्या करना है, पहले एक नॉर्मल कर लेते हैं सारा, फिर वेरिएशंस। अब इसमें जब देखनी है, पल्स देखनी है, तो करना क्या है, कैरोटिड है, कैरोटिड कर रहा हूँ, ये एडम्स एप्पल है हमारा, जिस तरफ आप खड़े हो एडम्स एप्पल से ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, करके देखो, टेढ़ा करके देखो, प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। एडम्स एप्पल और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के बीच में 3 उंगलियां यहाँ रख के, जहाँ जिस तरफ आप खड़े हो, मान लो राइट पे खड़े हो, यहाँ पे आपने लेके जानी उंगलियां इस ग्रूव के अंदर, इन दोनों के बीच में एक ग्रूव है, वहाँ पे तीनों उंगलियां डालोगे तो आपको थंपिंग पल्स महसूस होगी। इसके लिए मैंने कहा था ना, एक पतला बंदा चाहिए मेरे को, कैरोटिड कैसे देखनी है। और दूसरा यहाँ रखोगे उंगलियां, और दूसरा फिर चेस्ट पे आँखें होंगी, ठीक है। चेस्ट राइज हो रही है कि नहीं हो रही, पल्स मिल रही है कि नहीं मिल रही, इसके लिए आपको मैंने कहा था कितने सेकंड चाहिए, 10 सेकंड। 10 सेकंड कैसे पूरे करोगे, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। 10 सेकंड में मैंने देख लिया चेस्ट राइज हो रही है कि नहीं हो रही है, और मेरे को पल्स महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है। अब 2 सिचुएशन होंगी, 2 चीज़ें चेक कर रहे हैं ना, या तो दोनों होंगी या दोनों नहीं होंगी, या इनमें से एक होगा। 3 सिचुएशंस, दोनों हैं कोई बात नहीं, आपने कॉल फॉर हेल्प कर रखी है, अभी और कुछ नहीं करना आपको, रेस्पिरेशन भी है, हार्ट भी है, ठीक। दोनों नहीं है तो जो मैंने सिखाया अभी 30:2 कंप्रेशन और ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। अगर दोनों में से एक है, हार्ट चल रहा है, रेस्पिरेशन नहीं है, तो हमारे पंजाब हरियाणा में क्या है, ओवरडोज, चिट्टा खा लिया या कोई ऐसी नशे वाली चीज़ जिससे रेस्पिरेटरी ड्राइव डिप्रेशन होगी, सांस रुक गया कुछ देर के लिए। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होती है जिसमें सांस रुक जाता है, लेकिन कुछ टाइम हार्ट चलता है, उस टाइम हम सांस चला देंगे तो बच जाएगा पेशेंट, नहीं तो धीरे धीरे हार्ट भी रुक जाएगा, ठीक है ना। तो आपने टाइम पे देख लिया तो हो सकता है आपको रेस्पिरेशन नहीं मिली लेकिन हार्ट मिल गया, तो उस केस में क्या करना है वो आगे चल के बताऊँगा। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है, दोनों चीज़ें हैं तो एम्बुलेंस की वेट करो, दोनों चीज़ें नहीं हैं तो 30:2 कंप्रेशन और ब्रीदिंग शुरू कर दो। आ जा लेट, इसको लेटने दो जरा, ये थक गया लड़का। इसकी कैरोटिड पल्स फील करनी है आपने, और चेस्ट राइज हो रही है कि नहीं हो रही वो देखना है, और ये प्रैक्टिस करनी है। फिर से वही टीम बना लो कि ये गिरा बंदा, आपने शुरू से, अच्छा इसमें एक चीज़ और वो भी सिखा देते हैं, कॉल फॉर हेल्प जब करनी है आपने, अगर विद इन हॉस्पिटल हो, छोटा हॉस्पिटल है तो ऐसे ही आवाज़ मार दोगे, कोड ब्लू अनाउंस कर दो। मान लो आपका जैसे यही हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लेते हैं, ये 2nd फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे सब लोग हैं, यहाँ पे एक अकेला ही बंदा है मान लो, या ये दोनों है, अभी तो 2 वाला करते हैं, इनके सामने ये गिर गया, तो उन्होंने क्या करना है, ये वाले स्टेप करके चेक सीन सेफ्टी, चेक रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे ये 2 हैं, इन्होंने कहा अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोड ब्लू अनाउंस कर दो। तो ये अगर इंटरकॉम है ठीक है, इंटरकॉम से नहीं तो यहीं से आवाज़ लगाएंगे
कोड ब्लू सेकंड फ्लोर। तो आप में जो कोड ब्लू के लिए ट्रेनिंग वाले बंदे हैं वो फटाफट हेल्प के लिए आएंगे विद क्रैश कार्ट। क्रैश कार्ट क्या होगा? या इमरजेंसी ट्रे जिसमें एम्बू बैग होगा, इंजेक्शंस होंगे और एईडी होगा। ठीक है, वो क्योंकि हॉस्पिटल अगर ज़्यादा बड़ा है तो हर जगह नहीं रख सकते ना आप, इतने महंगे हैं ये, हॉस्पिटल में दीवार ही निकल जाएगा अगर सारी जगह रखोगे। एक ही जगह रखोगे, वहाँ से रिस्पॉन्स टाइम आएगा, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे। ठीक है, तो आप दोनों की टीम है फ़िलहाल, फिर उसके बाद वही हो जाएगी टीम्स। जैसे ही गिरा आपने, मैंने अभी 4 स्टेप्स खाए ना, 4-5 वो करने हैं। तो उनमें से जो एक स्टेप था कॉल फॉर हेल्प, वो आप प्रेफर कैसे करोगे? अगर हॉस्पिटल में इंटरकॉम है तो इंटरकॉम पे फ़ोन करोगे कि कोड ब्लू अनाउंस कर दो, या शोर मचाओगे कोड ब्लू अनाउंस कर दो। और इसको कोड ब्लू ही कहना है, ये नहीं कहना बंदा यहाँ गिर गया देखो ज़रा आगे, वो तुम डॉक्टर कम देखने आएंगे, भीड़ ज़्यादा देखने आ जाएगी। कोड की तरह इस्तेमाल करना कि भीड़ को ना पता हो कोड ब्लू मतलब क्या है, वो आपको ही पता है और आप ट्रेंड हो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो आपने जब इंटरकॉम पे भी कहना है तो इंटरकॉम पे बात करने का तरीका, मैं फलाना बंदा बोल रहा हूँ, पहले अपना आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, कहाँ से बोल रहा हूँ? सेकंड फ्लोर लेक्चर हॉल से। तीसरा सिचुएशन, यहाँ बंदा बेहोश हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, झटके वाली मशीन लेके आओ और कोड ब्लू अनाउंस कर दो। आप क्या चाह रहे हो वहाँ से? मेरी बात समझ आ गई? ये कह के तब रखोगे, नहीं समझ आई तो रिपीट करोगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये इंटरकॉम वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं। करो 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 करो। गगन, इनकी फ़ोन कॉल का जवाब दो। नहीं, मैंने कहा था ना, ठहरो 1 मिनट, मैं गलती कर रहा हूँ, ठहरो, आओ ज़रा 1 मिनट, सारे उठ के आओ। तो जिस तरफ आप खड़े हो, मैंने बताया ना, जिस तरफ आप खड़े हो उस तरफ उंगलियाँ लेके आनी है, इधर नहीं जाना। एडम्स एप्पल पे उंगली रखी और ये स्टर्नोक्लेडोमास्टर्नल मसल है, ये और ये, इसके बीच का ग्रूव यहाँ पे। जब इसको ऐसे यहाँ लेके आओगे, ऐसे दबाओगे, आपको थंपिंग महसूस होगी। सारे करो, पर इतना भी ना दबाना, बेचारे पे हो जाए। और इसका एक और प्रैक्टिस कर लो साथ साथ। मैंने कहा था ना 10 गिनना है। क्या करोगे? आंखें किधर होंगी? ये बाल थे, मुझे दिख ही नहीं रही आंखें किधर गई। आंखें चेस्ट की तरफ और उंगलियां पल्स में। और कितना काउंट करना है? करो। गुड। गगन, अगली बार जब काउंट करेंगे तो देखना 10 सेकंड हुए कि नहीं हुए। तो आपको दोनों मिली, पल्स और रेस्पिरेशन दोनों थी। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना मतलब आगे। लेकिन अगर दोनों नहीं मिली तो CPR शुरू करना है। तो ये समझ लेना, इसमें नहीं मिली आपको। 10 क्यों काउंट करते हैं हम? कई बार क्या होता है, हार्ट रेट 60 है, कम है, तो आपको 6 सेकंड के बाद ही मिलेगी ना। ठीक है, कितने सेकंड के बाद मिलेगी? 60 है, 1 सेकंड के बाद मिलेगी। और अगर उससे भी कम है, 40 है, तो आपको 1.5-2 सेकंड के बाद मिलेगी। लेकिन 10 गिनने तक कुछ ना कुछ पल्स मिल जाएगी अगर उसकी होगी तो। अगर बिल्कुल ही नहीं होगी, शॉक भी होगा, तो नहीं मिलेगी। इसलिए 10 सेकंड जरूर देने हैं। लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा भी नहीं गिनने। आपने कार्डियक अरेस्ट 10 सेकंड में आइडेंटिफाई कर लिया। आपका हार्ट अगर स्लो चल रहा है, 60 बार धड़क रहा है 1 मिनट में, तो 1 सेकंड बाद एक तो पल्स आएगी ना। अगर 30 पे आ गया है तो भी 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद कुछ तो मिलेगा। तो अप टू 10 सेकंड आपको 2-3 बीट मिल जाएंगी कम से कम। अगर 10 सेकंड में कोई भी बीट नहीं मिल रही तो मतलब CPR के लिए लायक है बंदा। ठीक है जी। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। कुछ भी नहीं है, ना हार्ट है ना पल्स है, फिर करो। नहीं, पर आपका टीम मेंबर कहाँ गया? उसने फ़ोन तो किया ही नहीं। आगे टीम आपकी हेल्प करने कौन आएगा? यही लगे रहोगे आधा घंटा। क्या बोलना था? बचाओ बचाओ, सांप सांप। जेसीबी अभी भी कर लो, कोई बात नहीं। अब तब तक CPR शुरू कर देगा। आप फ़ोन करो, फ़ोन गगन ने रिसीव करना था।
कॉल किया मैं फ़ोन नहीं उठाया, कॉल किया था। आपको कॉल करना है, पति को नहीं। कॉल किया मैं पूजा बात कर रही हूँ, सेकंड फ्लोर लेक्चर हॉल से। यहाँ पे बंदा गिर गया झटके से। झटके से नहीं गिरा, झटके वाली मशीन लेके आनी है। ओके, तो कोड झटके वाली मशीन कौन सी है? डिफिब्रिलेटर। कोड ब्लू अनाउंस कर दो एंड जल्दी टीम। मेरी बात समझ आ गई? उसके बाद में तो जितनी देर में ये 1 2 3 4 10 तक कर रहे थे, उतनी देर में आपने कॉल करके दूसरा काम क्या करना है, नियरेस्ट जगह से एम्बू बैग ले आना है, क्योंकि आपको ब्रेथ देनी है। अगर ये नहीं लेके आए तो माउथ टू माउथ देनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट की जान बचानी है। नियरेस्ट पॉइंट से ये उठाना है, ठीक है। जितनी देर में ये इन्होंने 10 सेकेंड्स किए, आपने ये दोनों काम कर लिए। करो। ओ वेरी गुड, अच्छा, गुड गुड गुड। नीचे रख लो। हाँ जी, क्वेश्चन पूछते रहो, ये जैसे पूछ रहे हैं कुछ, जो जो क्वेश्चन जिसके दिमाग में आ रहा है, करो, शुरू करो। आप टीम मेंबर हो, आप टीम मेंबर हो। अगला क्या करना है अपने साथ में? सर मेरे पास सैंपल बैग अगर ना हो, वो सामने पड़ा है। वो लेकर है, मिलता हो रहा है। सर अगर मतलब ये ना अवेलेबल हो, ना अवेलेबल हो तो माउथ टू माउथ। ज़्यादा तेज चल रहे हो? हाँ, अब ठीक है, थोड़ा फोर्स बढ़ाओ। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमने 30:2 किया। ये जो 30:2 की रेशो का एक साइकिल गिनते हैं, 30 कंप्रेशंस टू ब्रेथ। ऐसे 5 साइकिल्स करने हैं, ऐसे पूरे 5 साइकिल। इन्होंने 30 कंप्रेशन की, उधर से 2 ब्रेथ दिए, 32 32 32। तो 5 साइकिल कैसे पूरे होंगे और काउंट कौन करेगा? तो ये जब कर रहे थे, इन्होंने चेस्ट पे हाथ रखा हुआ था, 30 करने के बाद इन्होंने 2 ब्रेथ दिए। ये कहेंगे 1001 1002 1003 1004, 1 साइकिल कंप्लीटेड, ठीक है ना। एक साइकिल कंप्लीट हो गया 30:2 का। और इन्होंने चेस्ट पे हाथ रखा हुआ था, एक कंपोनेंट था ना कि गिव इफेक्टिव ब्रेथ, चेस्ट राइज हुई कि नहीं हुई। तो ये बताएंगे चेस्ट राइजिंग और नॉट राइजिंग। नॉट राइजिंग बोलेंगे तो इनको इंस्ट्रक्शन हो गई कि भाई अगली बार ब्रेथ देने के लिए और सी और ई अच्छे से बना, सील कर, टेक्निक ठीक कर, हेड टिल्ट कर या सक्शन कर, ताकि एयरवे क्लियर हो, ताकि वो इफेक्टिव ब्रेथ जा सके। तो इन्होंने बताया चेस्ट नॉट राइजिंग और सीपीआर शुरू कर दिया, रुकना नहीं है। चेस्ट नॉट राइजिंग किया तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ब्रेथ फालतू दे दिए, मैंने कहा था डू नॉट हाइपर वेंटिलेट, उतने ही रखने, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये कि चेस्ट राइजिंग या नॉट राइजिंग करके इन्होंने और इम्प्रूव किया। सीपीआर चल रहा है 30, जैसे ही पूरा हुआ इन्होंने फिर कर दिया। इन्होंने फिर जब 2 ब्रेथ दे दिए, उसके बाद सेकंड साइकिल कंप्लीटेड, ठीक है। फिर तीसरा हुआ, 3rd साइकिल कंप्लीटेड। फिर ऐसे ही 4थी बार किया, 4 साइकिल कंप्लीटेड। फिर ऐसे 5th बार किया, फिर 5 साइकिल कंप्लीटेड। तो 30 सेकंड के करीब लग रहे थे ना, 32 सेकंड। तो कुछ इंटरप्शन भी होती है, कुछ होता है, तो ऑलमोस्ट 2 मिनट्स में ये 5 साइकिल कंप्लीट हो गए। अब 5 साइकिल के बाद इन्होंने सिर पे आ जाना है, इन्होंने कंप्रेशन पे आ जाना है। सिर पे मतलब ब्रीदिंग देने आ जाना है, इन्होंने कंप्रेशन। इनका आपस में भी रेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन घूमना कैसे है, जैसे क्रिकेट वाले एक दूसरे के ऐसे क्रॉस करते हैं, वैसे नहीं। इन्होंने इस तरफ से आना है इस तरफ, इन्होंने उस तरफ से उस तरफ, मतलब क्रिस क्रॉस नहीं होना चाहिए। हेड से चेस्ट पे चला गया, ये वाला चेस्ट से हेड पे आ गया, फिर वापस इस तरह। तो 5 साइकिल्स का इस तरह चलता रहेगा जब तक कि पेशेंट को कहीं और शिफ्ट नहीं कर लेते, खड़े हो जाओ कोई ना, रिवाइव नहीं कर लेते, या पेशेंट डेथ नहीं डिक्लेयर होता। तो 5 साइकिल्स का ये चलता रहेगा, ठीक है। जब क्रैश कार्ड आएगा, उस क्रैश कार्ड में 2 चीज़ें होंगी कम से कम, बाकी चीज़ें भी होंगी, इंजेक्शन एड्रेनलिन और डिफिब्रिलेटर।
अब ये भी साथ में ही सिखा देते हैं, अप टू डिफिब्रिलेटर इकट्ठा ही कराएंगे। तो एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ, फिर उसके बाद डिफिब आया और इंजेक्शन ADR आया। तो इनका CPR चल रहा है, टीम आ गई लेके, क्योंकि इन्होंने अनाउंस कराया था ना, हमें पता लग गया भैया, इन्होंने कर दिया। टीम आई, टीम ने आते ही Maintenance required. AED Continue खोली। rescue. Stay calm. Follow these instructions. AED का फ़ायदा ये है, जब आपने खोल दिया इंस्ट्रक्शन ये देना शुरू हो जाएगा, इसको फॉलो करना शुरू कर दो, बहुत आसान काम है। ये मॉल में भी लगे हुए हैं, लेमैन अगर खोल देगा उसको भी इंस्ट्रक्शन मिलनी शुरू हो जाएंगे, वो भी कर सकता है। इसमें Maintenance required. जैसे ही ऑन होगा, Continue rescue. Stay calm. Follow these instructions. ठीक है, Make sure emergency services are called now. कॉल कर दिया आपने कि नहीं कर दिया। Firmly place the pad without the blue plastic on patient's stairs. CPR चल रहा है, Exactly as shown on एक मिनट pad. चुप कर भी, This pad मुझे will बोलने work. दे। CPR चल रहा है, उसको रोकना नहीं है, 10 सेकंड से ज़्यादा इंटरप्शन नहीं होनी। पैड निकाले, इस पैड में कौन सा कहाँ रखना है वो लिखा हुआ है। एडल्ट के थोड़े चौड़े पैड हैं, बच्चों के छोटे होंगे। एक यहाँ लगाना है स्टर्नम के नीचे, एक एपेक्स पे, दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जब ये खोल लोगे, एक स्टर्नम पे, एक एपेक्स पे, ये 2 पैड लगा देने हैं। AED का फ़ायदा ये है कि जब CPR चल रहा है, ये लगाए स्टर्नम के जस्ट नीचे, इसके नाम, इसके ऊपर स्टर्नम लिखा होगा, क्लेविकल के जस्ट नीचे राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे एपेक्स के जस्ट नीचे, यहाँ लगा दोगे। मैं खोल के दिखाऊंगा, अभी लिखा हुआ है, आप करोगे खुद ही कर लेना। तो जब ये लगाए, CPR चल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन देगा कि अभी मुझे एनालाइज करने दो रिदम। तो हार्ट रेट 2 तरह की है, जो शॉकेबल है, वासी आ गई, अब मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी। जो शॉकेबल है, और 2 तरह की है जो नॉन शॉकेबल है। ECG कैसी होती है? ऐसे ऐसे दिखती है, एक पर्टिकुलर वेव पैटर्न है, QRSTU, ठीक है। अगर तो कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है मॉनिटर पे, तो रिदम शॉकेबल है। अगर फ्लैट लाइन है या बिल्कुल नॉर्मल ECG है, तो वो नॉन शॉकेबल है। तो अगर डिफिब्रिलेटर आपका ऑटोमेटिक नहीं है, तो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि रिदम पे शॉक देना है कि नहीं देना। AED में क्या है, इसीलिए ऑटोमेटिक कहते हैं एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, कि इसको ये खुद ही एनालाइज करता है और खुद ही शॉक दे देता है। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जैसे ही आपने पैड लगाए, CPR चल रहा है, ये कहेगा एनालाइजिंग रिदम, कुछ सेकंड लिए आपको रोकनी है यहाँ CPR। फिर ये बताएगा कि रिदम शॉकेबल, या बताएगा नॉन शॉकेबल, और फिर बोलेगा रिदम शॉकेबल है तो बोलेगा डिलीवरिंग शॉक, स्टे अवे। तो उस टाइम पे जब शॉक दे रहे हैं, या ये जब दे रहा है, तो मी क्लियर, खुद पासे हो गए, यू क्लियर, बाकियों को कि ऑल क्लियर। 3 चीज़ें बोलनी है, मी क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, पासे हो गए। रिदम शॉक दे दिया इसने, शॉक देने के बाद कहेगा रिज्यूम CPR। ये नहीं कि शॉक देने के बाद पल्स देखो आ गई कि नहीं आ गई, वो नहीं देखना, रिज्यूम CPR, ठीक है। तो अगर ये बोलता है कि रिदम नॉन शॉकेबल, और साथ साथ बता देगा रिज्यूम CPR। तो शॉकेबल है, शॉक देने के बाद CPR, नॉन शॉकेबल है तो कंटिन्यू CPR, ठीक है, उसमें शॉक नहीं देना। तो जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा शॉकेबल है रिदम, जितनी जल्दी शॉक दे दोगे, उतने चांसेस और रिवाइवल हो जाते हैं पेशेंट के, बचने के चांसेस उतने ही हैं। बल्कि ये भी कह सकते हो कि अगर शॉकेबल रिदम है तो 100% बच जाएगा, अगर ये लगा दिया तो। ये नहीं लगाया तो CPR करते रहे, तो हर एक 10 सेकंड के बाद 50% चांसेस कम होते रहते हैं। तो लगा लो 20 सेकंड के बाद कितने चांसेस रह गए। तो आपको जितनी जल्दी हो सके डिफिब्रिलेटर लेके वहाँ पहुँचना है, और रिदम शॉकेबल नॉन शॉकेबल डिसाइड करनी है। शॉकेबल है तो शॉक देना है, ठीक है। अब आपकी डेंटल सेटिंग के लिए AED होगा, 2nd 3rd फ्लोर है, आपने उसी तरह शोर मचाया, ये आपने CPR काउंट शुरू कर दिया। उधर से टीम आपने पहले से आइडेंटिफाई करना भी इस पर किसकी ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल इस पर मैं कह देता हूँ गगन और मैडम की ड्यूटी है। क्रैश कार्ड लेके आएंगे, क्रैश कार्ड में इंजेक्शन ADR, डिफिब और बाकी इंजेक्शन होंगे, IV लाइन मेंटेन करने का सामान होगा। अब उसमें क्या करना है, जैसे ही आपने ये लेके आए, ये लगा दी, रिदम शॉकेबल है दे दिया,
CPR चल रहा है, उतनी देर में आपने फिर IV लाइन सिक्योर करनी है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको इंजेक्शन ADR देने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। IV लाइन सिक्योर कर ली, CPR चल रहा है, 5 साइकिल हो गए, जगह बदली, उसके बाद AED दिया, फिर CPR कर गया, फिर 5 साइकिल हुए, उसके बाद आल्टरनेट हर 5 साइकिल के बाद पहले पे AED, अगले 5 साइकिल के बाद इंजेक्शन ADR, फिर अगले 5 साइकिल के बाद इंजेक्शन AED, फिर उसके बाद ADR। तो ऐसे आल्टरनेट AED ADR AED ADR। सर ये पहुंचते ही पहले ये लगाना है, सबसे पहले ये लगाना है। फिर 5 साइकिल, फिर हाँ, ADR। और ये नहीं कहना कि भी जो CPR कर रहा है ना, वो ये नहीं कहेगा जी अभी मेरे 5 साइकिल अभी कंप्लीट नहीं है, ठहर जा भी अभी बाद में ना। ये प्रेसिडेंस, अगर आपके 2 साइकिल भी हुए हैं, ये लग गया और ये बता रहा है रिदम शॉकेबल है, तो लेट हिम डू, ठीक है ना। तो जब ये दे देगा उसके बाद काउंट आपका फिर से 1 से शुरू होगा। ये नहीं कि 2 साइकिल हो गए थे, मेरी बारी 3 साइकिल देने की है, मैं तो CPR में थक गई, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना। तो अब लेट्स रिवाइज, बैठो, रिवाइज करके अब इसको प्रैक्टिकली करना है आपने, ठीक है। वो फिर मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूंगा कि रिदम शॉकेबल है, गिविंग शॉक, फिर आपको थोड़ी देर के लिए हटना है इससे पाछे, ये बोलेगा डिलीवर्ड शॉक, पहले बोलेगा डिलीवरिंग शॉक, फिर बोलेगा डिलीवर्ड शॉक, झटका दे दिया, रिज्यूम CPR बोलेगा, ये जो जो बोलता रहेगा उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहना, ठीक है। और ख़त्म कब होगा ये साइकिल? जब तक पेशेंट रिवाइव नहीं हो जाता, या आप उस पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट नहीं कर देते, या फिर हॉस्पिटल सेटिंग में है तो ICU में या इमरजेंसी में चले जाता। उसको शिफ्ट करना है, उठाना है, बिठाना है, कहीं रखना है, तो आपने 10 सेकंड की इंटरप्शन से ज़्यादा नहीं होने देनी, ठीक है। अब आ जाओ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। होगा क्या डेंटल सेटिंग में आपके क्या क्या हो सकता है? जैसे ये 3 मंजिली है, ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, या डॉक्टर उस वक्त ऊपर नीचे था, तो उसमें आपको कोड ब्लू अनाउंस करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो अलग अलग सिचुएशन की बात करते हैं। आप कोड ब्लू के लिए क्या करते हैं, एक ही फ्लोर का है तो आपको सिर्फ दूसरे डॉक्टर को बुलाना है, भाई एम्बू बैग लेके आ जाओ, कोड ब्लू है। मल्टी स्टोरी है, आप कहीं और हो तो अनाउंसमेंट करवानी पड़ेगी। तो अनाउंसमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में एक सिस्टम होता है, जैसे इंटरकॉम है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है कोड्स के लिए कि ये नंबर है, आपने अनाउंस कराना है तो उस नंबर पे फ़ोन करो। वो आगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे बोलेगा ताकि हॉस्पिटल में सारी हॉस्पिटल में आपकी बात सुन जाए। लेकिन आपका क्योंकि सेटिंग्स यूजुअली छोटी होंगी, या जैसा 1st 2nd 3rd फ्लोर होगा, उस केस में आपको अनाउंसमेंट तो करवानी पड़ेगी, चाहे चिल्ला के कराओ चाहे कैसे करो, आपकी बात वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। होने के बाद अप टू CPR, AED खोला, लगाया, 5 साइकिल करने के बाद जो टीम लेके जा रही है वो इंजेक्शन ADR भी देगी, तब आपका ये कोड ब्लू ख़त्म होगा इंजेक्शन ADR देने के बाद। तो IV कोलैप्स्ड है तो और भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो जितनी जल्दी हो सके IV लाइन सिक्योर करनी होती है। सिक्योर करने के बाद जब आपने इंजेक्शन ADR देना है, वो सिर्फ 1 ml का होता है। 1 ml दोगे, सर्कुलेशन हो नहीं रही तो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी वो, बस हार्ट तक तो पहुँची नहीं। तो उसके उसमें आपने इंजेक्शन लगा के उसके बाद 20 ml नॉर्मल सलाइन बोलस देना है, दे के उसके बाद हाथ उसका ऊपर को कर देना है ताकि वो ग्रेविटी से हार्ट तक पहुँचे। असली एक्शन तो उसने हार्ट पे ही करना है ना, इधर उधर तो कुछ करेगा नहीं वो, ठीक है। तो इंजेक्शन ADR देना है, तो इसके लिए टीम्स बनेगी, सब कुछ एक बंदा तो अकेला कर नहीं सकता। तो 2 रेस्क्यूअर थे, यहाँ 2 जनों ने देखा बंदा गिर गया। अब मैं फिर से पूरा साइकिल बता रहा हूँ। बंदा गिर गया, मैं और गगन थे, मैंने देखा गिर गया, इसने भी, गगन ने भी देखा, करते हैं कुछ, देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले सीन सेफ्टी देखा, सेफ है नहीं सेफ, तो पेशेंट को पहले सेफ करना है, अपने आप को भी सेफ करना है। उसके बाद चेक रिस्पॉन्सिवनेस, भाई साहब आप ठीक हो, आपकी मदद के लिए आए हैं, भाई साहब क्या हुआ, कुछ भी बोल रहा है। वर्बल टैक्टाइल स्टिमुलस दी, पेशेंट कोई जवाब नहीं दिया, बेहोश है, गगन
कोड ब्लू अनाउंस करा, साथ के हाथ यहाँ लग गए। 1001 चेस्ट पे नज़र है, कैरोटिड पे उंगली है। 1001, 1002, 1003, 1004, 10 तक गिना 10 सेकेंड्स में। कोई हार्ट नहीं है, कोई रेस्पिरेशन नहीं है, CPR शुरू। गगन ने उतनी देर में फ़ोन करके एम्बो बैग का इंतज़ाम कर लिया, नहीं किया तो माउथ टू माउथ के लिए तैयार हो गया। CPR शुरू, ठीक है। गगन की वेट नहीं कर रहे आप, CPR शुरू कर दिया। पर अगर आपके हिचक है कि भी TB का मरीज़ है, कोविड चल रहा है, नहीं देना मैंने ब्रेथ, तो ब्रेथ मत दो, एयरवे मेंटेन करके रखो और कंप्रेशन चलाते रहो। ये तो कम से कम करो, लेकिन ब्रेथ दिए बिना रिवाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। CPR शुरू हो गया था, गगन आ गया ब्रेथ पे, मेरा CPR चल रहा है। फर्स्ट साइकिल कंप्लीटेड। जब गगन 1001, 1002, 1003, 1004 बोलेगा, फर्स्ट साइकिल कंप्लीटेड बोलेगा, इधर से मैं बोलूँगा चेस्ट राइजिंग नॉट राइजिंग। कंप्लीट के बाद एक एक करके बोलेंगे ना, दोनों इकट्ठे नहीं बोल देंगे। उधर कहेगा कंप्लीटेड, इधर मैं कहूँ नॉट राइजिंग, चेस्ट राइजिंग नॉट राइजिंग। वो राइजिंग नॉट राइजिंग के लिए ना, इसमें मैंने कोई इनमें ऑप्शन है एक, वो लेकिन कनेक्शन टूट गया हुआ है। जब आप ब्रेथ देते हो चेस्ट वाकई राइज होती है, अगर नहीं होती तो आप बताओगे चेस्ट नॉट राइजिंग, ठीक। चेस्ट नॉट राइजिंग तो अगली बार और सील बनाओगे, इधर से फिर CPR शुरू, ठीक है। 32, 3 साइकिल कंप्लीटेड, 32, 4 साइकिल कंप्लीटेड, 32, 5 साइकिल कंप्लीटेड। पोजीशन बदल गई, फिर से शुरू हो गया। उतनी देर में फिर आपने 3 साइकिल किए थे, आपने अनाउंसमेंट कराई थी, क्रैश कार्ड आ गया। क्रैश कार्ड तीसरा बंदा लेके आएगा। मैं और गगन तो इस पर लगे हुए हैं ब्रेथ और CPR देने। तीसरा बंदा आप हो, आपने आते ही पैड लगाए, CPR कंटिन्यू करने दिया, इसको टेक ओवर कर दिया। उसके बाद काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, AED है, अगर वो ठीक से नहीं कर रहा तो आप काउंट करते रहो। सेम टू सेम वो बताएगा रिदम शॉकेबल है नॉन शॉकेबल है, CPR चल रहा है। अगर शॉकेबल है वो बोलेगा डिलीवरिंग शॉक, मी क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। पास से हो जाओगे, शॉक देगा, शॉक डिलीवर्ड बोल के करेगा, जैसे आपका बोल रहे थे ना उसी तरह वो भी शॉक डिलीवर्ड। झटका सा लगता है पेशेंट को शॉक। रिज्यूम CPR वो बोल लेगा खुद ही, ठीक है। रिज्यूम CPR कर दिया, फिर वही 5 साइकिल्स। उसके बाद फर्स्ट साइकिल से शुरू होना है। 5 साइकिल कंप्लीटेड, क्रैश कार्ड के पास ADR पड़ा है, इंजेक्शन ADR दे दिया। रिज्यूम CPR किया, फिर 5 साइकिल कंप्लीट किए, फिर AED की बारी आ गई, ठीक है। कई बार क्या होता है रिदम शॉकेबल मतलब हार्ट में अभी ताकत बची है, ATP बचे हुए हैं, वो ट्राई कर रहा है रिदम को रिस्टोर करने की, ये उसकी हेल्प करेगा। अगर उसमें ATP बचे ही नहीं हुए, फ्लैट लाइन आ रही है या नॉर्मल ECG चल रही है, तो नॉर्मल ECG का मतलब क्या है, करंट तो जा रहा है, लेकिन करंट जाने के बाद भी बल्ब जल नहीं रहा, बल्ब में दम ही नहीं रहा, उसकी तो जो तार थी वो टूट चुकी, वो जुड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो बल्ब ही चेंज करना पड़े, तो हार्ट चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें तो गया वो। तो उस केस में रिदम शॉकेबल नहीं होती, जितना मर्जी करंट देते रहो, जब असली बस में मसल ने जिसने एक्शन करना है वही ख़त्म हो गया, तो उस टाइम पे नॉन शॉकेबल है। उस टाइम पे कौन काम करेगा, कंप्रेशंस, ठीक है, कंप्रेशंस करते रहना है। तो फिर उतनी देर में तीसरी बार जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं एम्बुलेंस लेके आऊँगा। 10 सेकंड लगाए बिना एम्बुलेंस में शिफ्ट करना है, CPR एम्बुलेंस में कंटिन्यू करेंगे और हॉस्पिटल छोड़ाएंगे। ये हो गया, शुरू करें। फर्स्ट इज द सीन सेफ्टी, फिर चेक करना है रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक हो, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? पल्स चेक करना है और चेस्ट की तरफ नज़र रखना है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
1001, 1002, 1003, 1004. CPR चलता रहेगा, CPR रोकना नहीं है। इंटरप्शन नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, फिर रोक लिया। गगन कितने सेकंड इंटरप्शन हुई काउंट करना जरा। Make sure emergency वो services. इंस्ट्रक्शन जब देगा तब देगा, तुमने रुकना थोड़ी है। CPR मार दिया बंदा। Without the blue plastic, next, peel second one pad from the blue plastic. 1002, 1003. Firmly place the second pad on the other location exact. इनका पेशेंट बचेगा कि मरेगा? अब इसमें क्या क्या गलतियां की, मेजर गलतियां क्या क्या की इन्होंने, जो आपने शमशान कहा? हाँ जी बताओ। हाँ जी, इंटरप्शन तो भी 10 सेकंड, इंटरप्शंस हर बार 10 सेकंड से ज़्यादा थी। और साइकिल्स इनसाइड बिल्कुल ठीक है। और फ़ोन आने के बावजूद भी डिफिब्रिलेशन नहीं पहुंचा था। और सबसे बड़ा कॉज मैंने यही बताया था ना आपको कि शॉकिंग रिदम है, शॉकेबल है, तो जैसे ही शॉक दोगे पेशेंट रिवाइव हो सकता है। तो अगर शॉकेबल रिदम डिफिब दे दिया तो चांसेस 100% बचने के। 20 सेकंड बाद दिया तो 100 से 50, 40 सेकंड और देर करती तो 0। तो सेकंड्स के हिसाब से ग्राफ है। तो यहाँ तो फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर सेकंड्स में पहुँच के झटका लग के बंदा उठ के खड़ा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब चमत्कार कर दिया आपने, तो मेरे को बचा लिया, ठीक है ना। और वैसे होते भी हैं चमत्कार। 2008 में मेरे यहाँ डिफिब लगा था, अभी तक जिंदा हूँ। एक्चुअली होगा, डिफिब टाइम पे लग जाए तो बच सकता है पेशेंट। लड़की से तो ये डिफिब का इतना रोल है, जितनी जल्दी डिफिब हो जाएगा उतनी जल्दी पेशेंट बच जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो तो 8 चेयर वाले हैं उनके पास होनी चाहिए एक। डेंटिस्ट मैं ये सलाह देता हूँ कि जो प्रोसीजर आपने बड़ा करना है, ओरल सर्जरी करनी है, वो मॉनिटर पे लगा के ही करो पेशेंट को। और दूसरा, जो वल्नरेबल पेशेंट है, हाइपरटेंशन का, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, ओल्ड एज है, उसमें मॉनिटर लगाओ अगर बड़ी सर्जरी है। और प्रॉपर प्रिकॉशन लेके करो, आईवी लाइन सिक्योर करके करो, कि ज़रूरत पड़ती है तो कोई इंजेक्शन दे दें, ठीक है ना। डरा रहा हूँ, लेकिन डरना कॉशियस होना भी होता है। ऐसा होता है ना, एमआई जो है वो बेसिक सिचुएशन है कि हार्ट अटैक आ गया। अब उस एमआई में ए सिस्टले हुआ, हार्ट रुक गया, या डिफिब्रिलेशन हुई, ठीक है, रिदम डिफेक्ट हुए, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी मरेगा पेशेंट। अगर एमआई हो गया, चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन रिदम ठीक ठाक है, तो पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच भी जाता है, उसके टेस्ट भी हो जाते हैं। आप देखा होगा 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद मरीज़ पहुंचा और ट्रीटमेंट शुरू हो गई। लेकिन एमआई होने के बाद रिदम डिफेक्ट हुआ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गई, उसमें फिर मिनट्स मिलते हैं, उसमें हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं अपने आप को लक्की समझता हूं कि मैं हॉस्पिटल पहुंच के मेरे को फिब्रिलेशन हुई, उसके बाद मैं बच गया। तो 60-70% केसेस तो ऐसे होते हैं जो रास्ते में डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते क्योंकि उनकी रिदम डिफेक्ट आ जाता है। तो रिदम डिफेक्ट ज़रूरी नहीं है सिर्फ एमआई से आए, और कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ या कुछ और डिजीज़ थे, उसके कारण उसको फिब्रिलेशन हो गई। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें फिब्रिलेशन होने के बावजूद पेशेंट कॉन्शियस है, उसमें इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा आपको, एडवांस लाइफ सपोर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो पेशेंट मर जाएगा, ज़्यादा देर बचता नहीं है। तो फिब्रिलेशन इज समथिंग एल्स, रिदम डिफेक्ट है बेसिकली। एमआई एक बेसिक, जो हार्ट की कोरोनरीज की सप्लाई रुक गई उसके कारण एमआई है, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल कैसे दूँ आपको। इस ट्यूब की सप्लाई पीछे से ही बंद हो गई, तो ट्यूब ने बंद होना ही होना है, लेकिन शॉर्ट सर्किट हो गया तो ट्यूब फ्लिकर कर रही है, फिब्रिलेशन हुआ है, ठीक है। एमआई में पीछे से ही लाइट बंद होगी तो वो कुछ भी हो सकता है, ट्यूब में अगर करंट बचा हुआ तो फ्लिकर करेगी थोड़ी और फिर बंद हो जाएगी, या ऐसे ही बंद हो जाएगी, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। तो ये हो गया। एक बार आपने बीएलएस में क्या करना है, आपने उसकी लाइफ सस्टेन करनी है, इलाज नहीं कर रहे हो आप। अल्टीमेटली जब हॉस्पिटल पहुंचेगा तब उसका बेसिक डिजीज़ ढूंढा जाएगा, क्यों हुई, क्या हुआ, उसका इलाज तो करना है ना।
ट्रीटमेंट तो तभी होगी, आप सिर्फ इतना कर रहे हो कि आपके डेंटल क्लिनिक में वो बंदा मर ना जाए और हॉस्पिटल इस सिचुएशन में पहुंचे कि रिवाइव हो सके, बस इतना ही। पता कैसे करना है कि एडल्ट है या बच्चा है, ठीक है। मेल फीमेल का कैसे करना है, जब आप चेस्ट एक्सपोज करोगे ना तो दो ही चीज़ें देखनी है, ब्रेस्ट और एक्सिलरी हेयर्स। मेल है, जरा से एक्सिलरी हेयर्स आ रहे हैं तो कंसिडर कर लो 14 साल से ज़्यादा है, और आपने एडल्ट वाला जो मैंने आपको सिखाया वो करना है। फीमेल में जरा सी ब्रेस्ट बन रही है तो कंसिडर कर लो वो 14 साल से ज़्यादा है। एग्जैक्ट इसमें मैथमेटिकली एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, जरा सी ब्रेस्ट बन रही है, एडल्ट CPR। अगर एक्सपोज करने के बाद मेल में ना एक्सिलरी हेयर है, फीमेल में ब्रेस्ट भी फ्लैट है बिल्कुल, तो 14 साल से नीचे मान लो, और उसमें CPR में चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, एडल्ट में हम 2 कर रहे थे, उसमें 1 हाथ यूज़ करेंगे, ठीक है। एडल्ट में हम 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ कर रहे थे, इसमें 15 कंप्रेशन 2 ब्रेथ करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, एडल्ट में हम कैरोटिड से पल्स देख रहे थे, पीडियाट्रिक में हम क्यूबिटल वेन्स देखेंगे, ब्रेकियल से, ठीक है। बिल्कुल ही बच्चे में फेमोरल देखते हैं, वहाँ वो करना नहीं अभी आपने फिलहाल, ब्रेकियल से देखेंगे। 3 डिफरेंसेस हो गए बच्चे में। सबसे पहला क्या हुआ, एक्सपोज किया आपने, ब्रेस्ट बिल्कुल प्लेन है, एक्सिलरी हेयर नहीं है, तो आपने बच्चा माना उसको, और पल्स देखनी है उसकी, क्योंकि सबसे पहले वही स्टेप आएगा ना, उसके बाद तो चेक रिस्पॉन्सिवनेस के बाद ये देखा पल्स, और आंखें वही चेस्ट पे रहेंगी। दूसरा 1 हाथ, तीसरा 15:2 कंप्रेशंस, इतना ही फ़र्क है बस, डन। तो ये हो गया आपका CPR। अब आ जाते हैं नीडल स्टिक इंजरी और इमरजेंसी मेडिसिन पे। इमरजेंसी मेडिसिन में सबसे पहले तो इंजेक्शन ADR आपका। ADR का कब काम है, जब हार्ट रेट रुक गई, जैसे मैंने बताया था ना, शॉक में चला गया पेशेंट, तो इंजेक्शन ADR IV देना है, ठीक है। दूसरा कब रोल है आपके पास, एक तो शॉक में चला गया, या फिर आपकी कोई इंजेक्शन दिया उससे उसको एलर्जी हो गई, एनाफिलैक्सिस हो गया, तो एनाफिलैक्सिस जैसे ही होगा हार्ट रुक जाएगा, BP खत्म, पेशेंट बेहोश, पल्स रेस्पिरेशन सब खत्म, सेकेंड्स में। जैसे ही आपने इंजेक्शन दिया, पेशेंट खटाक, जैसे ही हुआ इंजेक्शन ADR लगाना है आपने IV, और उसी तरह इंजेक्शन ADR लगा के 20 ml नॉर्मल सलाइन से बोलस दे के CPR शुरू, अगर हार्ट नहीं है तो। अगर हार्ट है, इंजेक्शन ADR दिया, 2 से 5 मिनट और वेट किए, पेशेंट ठीक हो गया, ठीक, नहीं तो रिपीट करना है इंजेक्शन ADR। हाँ, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस होगा 10 साल में, 15 साल में 1 बार, लेकिन अगर इंजेक्शन ADR टाइम पे दे दिया तो 1 बार भी फैटल नहीं होगा, लेकिन अगर इंजेक्शन ADR बाई चांस नहीं मिला तो पेशेंट नहीं बचेगा। और एनाफाइलेक्सिस किसी भी दवाई से हो सकता है, इवन स्टीरॉयड से भी हो सकता है। यहाँ पे हुआ है, डॉक्टर भारती थी हमारे यहाँ काम कर रही थी, उसको कीटोरोल DT दिया मैंने, हेडेक हो रहा था, कीटोरोल DT दिया, उसने मुंह में रखा और उसकी तुरंत वो गिर गई, उसकी आंखें ऐसे सूज गई, होंठ सूज गए, पूरा चेहरा एकदम सूज के। और सर मेरे को सीरियसली उस टाइम सब पता होने का पैनिक किया, मैं हॉस्पिटल ले गया अल्केमिस्ट, और वहाँ उन्होंने एक एविल का इंजेक्शन दिया, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। बिल्कुल, ये जो बता रहे हैं वो है एंजियोडीमा। एनाफिलैक्सिस से थोड़ा सा कम, सांस आ रहा है, पेशेंट कॉन्शियस है, लेकिन मुंह स्वेलिंग हो गई, होंठ स्वेल हो गए। उस केस में क्या होता है, बाहर की स्वेलिंग तो दिख रही है आपको, अंदर की स्वेलिंग भी होती है, वो आपको दिखती नहीं, तो अल्टीमेटली बंदा चोकिंग हो जाती है, लैंड अप करेगा। उसमें एविल डेक्सोना देना है, लेकिन अगर उसमें भी बहुत ज़्यादा है, उसी वक्त चोकिंग शुरू होगी, तो ADR देना है, वो एनाफिलैक्सिस के बराबर ही है। तो एनाफिलैक्सिस जब होगी, ADR IV, कोई रोल नहीं है किसी चीज़ का, IV ही देना है। एनाफिलैक्सिस तो सेकंड्स में मारेगी आपको, और सेकंड्स में ही बचाएगी अगर ADR दे दी तो, नहीं तो नहीं। एंजियोनेरोटिक एडीमा जो है वो भी एलर्जिक पार्ट, लेकिन एनाफिलैक्सिस जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसमें आप एविल डेकाड्रोन भी दे दो तो भी बंदा बच सकता है। लेकिन अगर वो नहीं है, इंजेक्शन ADR भी दे दोगे
रिस्पॉन्ड कर जाएगा। इंजेक्शन एडीआर इतना करिश्मेटिक है, इसीलिए इसको सस्ता रखा गया है, इस एसेंशियल ड्रग ऑफ लिस्ट में डाला गया ईडीएल में, WHO की ईडीएल में है ये। तो शॉक जब बीपी कम हो जाए तो हम एडीआर ही देते हैं ना, आईवी लाइन में डाल के। आप वाली सिचुएशन में, दो सिचुएशन में, एनाफिलैक्सिस और शॉक, ठीक। पेशेंट एकदम गिर गया आपका इंजेक्शन लगने के बाद, आपको लगा वेजोवेगल है या क्या है, टांगे ऊपर की नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तो अगले वेट मत करो, पल्स बीपी देखो, बीपी लो है, हार्ट कम हो रहा है तो एडीआर दे दो, ठीक है। डोज पूरा तो 1:1000 रेशियो में वेस्टस लैटरलिस में इंजेक्ट करना है इस एनाफिलैक्टिक शॉक। वो तब जब आईवी लाइन नहीं मेंटेन कर पा रहे आप, आईएम दे दोगे, आईएम आधे घंटे बाद एब्जॉर्ब होगा, वो भी तब होगा जब वैस्कुलर सप्लाई ठीक है। आईएम देते हो आप, वो इस प्रिंसिपल पे है कि ब्लड की सप्लाई है ना, मसल को सप्लाई कर रहा है, वहाँ एब्जॉर्ब होगा, धीरे धीरे जाके एक्शन करेगा। लेकिन धीरे धीरे ही तो मेन है, हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। एनाफिलैक्सिस में तो सेकंड्स में होगा। तो उस टाइम पे दो चीज़ें करते हैं हम, या तो आईवी या फिर इंट्यूबेशन की होती है तो ट्यूब के थ्रू दे देते हैं हम, वो ज़्यादा असर है। तीसरा होता है, वो इंडिया में नहीं हो रहा लेकिन कुछ सेंटर में होता है, इंट्राऑस्टियस, वो बोन में ही इंजेक्ट कर देते थे, वो एज गुड एज आईवी है। लेकिन आपके लिए ये कैनुला बनाया ना, सबसे बेस्ट है। आईवी लगाओ, एड्रेनल लगाओ और हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल जाने तक बंदा ठीक रहेगा, आगे की वो देखेंगे। तो इंजेक्शन एडीआर का मेन रोल ये है। दूसरा है आपके लिए एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, जैसे आप इंजेक्शन आपने ज़ाइलोकेन दिया, थोड़ा सा चला गया वेन में, इंट्रावीनस या इंट्रा आर्टीरियल लग गया, आपने तो लगाया था उसका मसूड़ों के आसे पास गम्स में, लेकिन वहाँ कहीं वेसल छोटी मोटी पड़ी थी, उसमें घुस गया, तो हार्ट रुक जाएगा एकदम। उस केस में कोई भी ऐसा हार्ट ब्लॉक जिसमें हार्ट रेट कम हो जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, उसमें इंजेक्शन एट्रोपिन का रोल है। दूसरा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ठीक है। मान लो इस आप रहते तो लोकेलिटी में हो, अचानक कोई पेशेंट ले आता है, जी इसने जहर खा लिया, बचाओ। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई डेंटिस्ट हैं हम, ये तो नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते ना, फर्स्ट एड देनी है आपको, ठीक है। फर्स्ट एड में आप क्या कर सकते हो, पॉइजन पूछ सकते हो कौन सा है, और अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है तो एट्रोपिन आपके पास पड़ी है, 2, 4, 5 जितनी पड़ी है सब ठोक दो, वो भी आईवी। और दूसरा उसकी उल्टियाँ इंड्यूस करा दो, राइल्स ट्यूब पड़ी है तो डाल दो, एस्पिरेट कर दो, नहीं पड़ी तो उल्टियाँ इंड्यूस कराओ, एट्रोपिन दो और हॉस्पिटल भेज दो, लेकिन आईवी लाइन सिक्योर करके। क्योंकि यहाँ पे हो सकता था बीपी ठीक ठाक था, वेन मिल रही थी, वहाँ जाते जाते क्लैप्स होगी तो वेन मिलनी और भी औखी हो जाएगी, तो रिवाइवल और भी औखा हो जाएगा। तो जैसे ही पेशेंट कोई सिक हो, सबसे पहले आईवी लाइन सिक्योर करो और इंजेक्शन जिसकी ज़रूरत है वो दो। और आपको शक है कि ये पेशेंट सिक हो सकता है तो रिस्क मत लो, सबसे पहले लाइन सिक्योर करके उसके बाद ही प्रोसीजर शुरू करो, ताकि लाइन सिक्योर होगी तो आप इंजेक्शन भी दे पाओगे, ठीक है। इंजेक्शन एडीआर, इंजेक्शन एट्रोपिन, स्टीरॉयड इंजेक्शन है, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन। कोई भी एलर्जी हो, आपकी इंजेक्शन से एलर्जी हुई, जैसे ही बता रहे थे एंजियोटिक एडिमा हो गया, टैबलेट से हो गया था, उस केस में आप हाइड्रोकॉर्टिसोन सेफली दे सकते हो। इसका डोसेज क्या? 100 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन होता है, पूरी दे दी, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन अस्थमा वाले केसेस में देते हैं, यूजुअली आपके पास इतना ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन कई बार होता है कि एनसेड इंड्यूस्ड अस्थमा, जो एनाल्जेसिक आपने दी, जब तक आपने उसका प्रोसीजर किया उसको उससे अस्थमा होता था वो हो गया, तो उस केस में इंजेक्शन डेरिफाइलिन, एफकॉर्लिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन दोनों आईवी दे के हॉस्पिटल भेज दो, ठीक है। उस टाइम पे दोनों देने हैं, इंजेक्शन डेरिफाइलिन और हाइड्रोकॉर्टिसोन अस्थमा के लिए। उसके बाद आपके पास आ गया सॉर्बिट्रेट का होता है, आपने उसका दांत निकाला, उसको दिखाया, बुजुर्ग था, इतना बड़ा दांत देख के सदमे में आ गया, वो हार्ट अटैक हो गया उसको, चेस्ट पेन हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, देखा पसीना भी आ रहा है, चेस्ट पेन हो रही है, सब
सॉर्बिट्रेट दे दी उसको सबलिंगुअल। बीपी जरूर देख लेना, लेकिन बीपी अगर नॉर्मल है या ज़्यादा है तो सॉर्बिट्रेट सबलिंगुअल रख के थोड़ा पेन रिलीव होगा उसको भेज दो हॉस्पिटल, आईवी लाइन सिक्योर करके अगेन, ठीक है, हॉस्पिटल भेज दो। सॉर्बिट्रेट सिर्फ चेस्ट पेन ड्यू टू एमआई, ईसीजी आपके पास होगी नहीं। अगर उसकी हिस्ट्री है एमआई की, हाइपरटेंशन की, और वो बता रहा है चेस्ट पेन हो रही है, पसीना आ रहा है, सॉर्बिट्रेट नीचे रख के सबलिंगुअल भेज दिया। सबलिंगुअल का नुकसान भी इतना नहीं है, थोड़ा बीपी कम होता है, पर पहले ही कम है, ऊपर से आपने सबलिंगुअल दे दी तो मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं देना, ठीक है। और इंजेक्शन होता है एप्टॉइन, फेनिटोइन सोडियम। मान लो आप दांत निकाल रहे हो, उसको सीजर शुरू हो गए, बाकी सारे काम रोक के फॉरेन बॉडी जितनी उसके माउथ में सब निकाल ली, बीच में प्लास छोड़ नहीं देना, आईवी लाइन सिक्योर किया और एप्टॉइन इंजेक्शन 100 ml नॉर्मल सलाइन में डाल के ओवर 30 मिनट्स देना है। हम तो देते हैं एडल्ट डोज 6 वायल्स भर देते हैं 100 ml में और 30 मिनट्स में दे देते हैं, लेकिन आपके पास जितनी भी हैं 100 ml नॉर्मल सलाइन में डाली, स्लो चला दी, हॉस्पिटल भेज दिया। और उससे जल्दी असर करने के लिए इंजेक्शन डाइजीपाम या मिडाजोलैम होता है। तो डाइजीपाम 2 मिलीग्राम से लेके 5 मिलीग्राम तक आप आईवी स्लोली दो, लेकिन उसका खतरा ये है सांस रुक सकता है उसका। तो हम क्या करते हैं 10 ml नॉर्मल सलाइन में डाल के आईवी लाइन सिक्योर करके धीरे धीरे देते रहते हैं। जब उसका 2 ml 4 ml 5 ml जहाँ जाके उसका सीजर रुक जाते हैं ना, वहाँ रोक देते हैं, तो आगे देते नहीं, उसके बाद एप्टॉइन चला देते हैं। तो ये एपिलेप्सी में तो पेशेंट अगर डेंटल चेयर में जैसे ब्रैनमल एपिलेप्सी में शॉक होता है तो उस टाइम ही डालना है, या पेशेंट को रुकना चाहिए कि कभी कभी सीजर खत्म हो जाता है कुछ मिनट में? एक सीजर हो जाए तो कोई चक्कर ही नहीं है, आपने सिर्फ उसको लेफ्ट लेटरल सिचुएशन में या राइट लेटरल सिचुएशन में डाल देना है ताकि वो एस्पिरेट ना कर जाए, अपनी सिक्रीशन में डूब के ना मर जाए। आपने फेनिटोइन बोल रहे हैं? नहीं, अगर एक एपिलेप्टिक सीजर हुआ है आप उसकी पोजीशन मेंटेन कर दो, फॉरेन बॉडी निकाल दो, कोई चीज़ एस्पिरेट ना कर जाए, उतना रखो। एक सीजर 2 मिनट 3 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा, बात ख़त्म, उसके बाद देने की ज़रूरत नहीं है उसको हॉस्पिटल भेज दो। अगर ख़त्म हो गया, अगर चलता ही जा रहा है तब दिक्कत आएगी ना। अब क्या होता है इसमें, सीजर हुए, सांस आ नहीं रहा, ब्रेन को फिर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, तो इस केस में ऑक्सीजन लगानी है और इंजेक्शन डाइजीपाम देना है। जब सीजर रुक जाए तो एप्टॉइन चलाना है साथ में, ताकि और ना हो। अगर लगातार चलते जा रहे हैं और लगातार चलते रहे तो आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्टेड है कि एक लेटरल पोजीशन में लेटा दो, आईवी लाइन सिक्योर कर दो, एस्पिरेशन ना हो जाए बस, ठीक है। इंजेक्शन दो ना दो, आपसे उतना एक्सपेक्टेड नहीं है एज डेंटिस्ट। हाँ, अगर दूसरे किसी हॉस्पिटल में है तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि मिडाजोलैम या डाइजीपाम भी देंगे और एप्टॉइन लगा के भेजेंगे। अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो, लेकिन अगर नहीं है, इतना कम है तो इतने में चल जाएगा, पेशेंट बच जाएगा, मरेगा नहीं। ऑक्सीजन, लेटरल पोजीशन, एस्पिरेशन की प्रिवेंशन और आईवी लाइन सिक्योर। उससे ऊपर डाइजीपाम है लगा दो, एप्टॉइन है लगा दो, नहीं तो ये 3-4 चीज़ें बेसिक रखनी है ताकि पेशेंट मरे ना आपके हॉस्पिटल में या ट्रांजिट में, उसको कुछ होना, ठीक है। अब आगे हम इस पे नीडल स्टिक इंजरी पे। सर, अगर एंजाइना हो रहा है पेशेंट को या चेस्ट पेन है, हिस्ट्री है उसकी हार्ट की कोई बोल, तो उसको सॉर्बिट्रेट देना। अगर उसका बीपी हमने लो मेजर किया, बीपी लो है, फिर लो है तो फिर ऑक्सीजन लगा दो, और एंग्जाइटी रिलीव करने के लिए आपके पास कुछ है तो दे दो, नहीं तो हॉस्पिटल भेजो। एंजाइना में ऐसा कुछ एकदम से नहीं होता, हाँ एमआई में ज़्यादा होता है। एंजाइना तो कई बार होता है, पेशेंट लेता है सॉर्बिट्रेट, बैठ जाता है आराम से, ठीक है ना। बीपी 100 तक कोई दिक्कत नहीं, 100 से नीचे जाए तो रिस्क मत लो, जल्दी से जल्दी पेशेंट को आईवी लाइन सिक्योर करके रवाना करता हूँ। आईवी लाइन सिक्योर होती है ठीक है, नहीं तो रास्ते में होती रहेगी, एम्बुलेंस वाला करता रहेगा, भेजो। आईवी लाइन सिक्योर करने का मतलब है कैनुला लगाना, ठीक है। अब आगे हम क्या बात कर रहे थे हम अभी, नीडल स्टिक इंजरी।
गारंटेड है आपका डेंटिस्ट का अभी तो करियर शुरू हुआ है, एक ना एक नीडल स्टिक इंजरी आपको होगी। किस किस को हो चुकी? लगभग सभी को। तो पूरे करियर में एक तो होगी कम से कम, लेकिन कौन सी फैटल होगी वो नहीं बता सकते हैं। हेपेटाइटिस बी 0.03 ml और हेपेटाइटिस कर रहा हूँ HIV वो थोड़ा ज़्यादा, उतना ही ml ब्लड इन्फेक्टेड पेशेंट का आप में चला गया तो गए, ठीक है। हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B और HIV, इन 3 चीज़ों का आपको पता लगेगा कि ये आपका ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है, बच नहीं सकते। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है तो है, क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन कर सकते हैं, और अगर हो ही गई तो भी प्रिवेंशन कर सकते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस करके, ठीक है ना। तो एक तो होता है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। तो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में आपने हेपेटाइटिस B, टेटनस, ये वैक्सीन लेके रखनी है। लेके मतलब जेब में नहीं, ठीक है ना। और ख़ासकर एक और ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा देर हो गई है लगवाए हुए हेपेटाइटिस B, तो या तो एक बूस्टर डोज लगवा लो या फिर हेपेटाइटिस B का टाइटर मेजर करा लो, वो थोड़ा महंगा टेस्ट है। और अगर लेस देन 10 माइक्रोन है तो एक बूस्टर डोज और ले लो, और अगर 0 ही है एंटीबॉडी का टाइटर तो फिर तो पूरा डोज फिर से लो, 016 वाला, या आजकल तो 123 है ना, तीनों लेके ख़त्म करो। अब आ जाओ पहले तो प्रिवेंशन पे कि नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन। एक बार नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन वाला लगा ही दो, मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ। तो एक्सपोजर में बॉडी फ्लूइड जो भी इन्फेक्टेड है वो आपकी बॉडी में घुस गए। वो घुसने का तरीका कौन सा है? या तो इंजेक्शन, या माउथ में स्पिल, या आइज़ में म्यूकोजा में। और क्लासिकल एग्जांपल उन्होंने दे दी कि पेशेंट टीबी के कोई ट्रीट किए होंगे, वो उसने खांसी की होगी, बातें की होगी, वो लगाया नहीं आई वेयर कोई, तो वहाँ वो म्यूकोजा के थ्रू एंटर कर सकता है, तो वो एक्सपोजर है। यही प्ले सेम परक्यूटेनियस इंजरी या म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई और माउथ, बेस्ट एग्जांपल और बेस्ट टाइमिंग है आपकी। तीसरा, कहीं भी आपको इन्फेक्शन है, डर्मेटाइटिस है या कोई एब्रेजन हो रखी है हाथ में, उसमें भी टच कर गया बॉडी फ्लूइड जो इन्फेक्टेड था, तो भी आपके अंदर एंटर करना ही करना है। तो नॉट ओनली नीडल स्टिक इंजरी, अगर आपके हाथ पे कोई चोट है तो ग्लव्स पहन के काम करने हैं जो भी करने हैं। और सर्जरी में तो हम कहते हैं भी चोट है तो सर्जरी थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, नहीं करनी। क्यों? आपका ब्लड स्पिल होके माइक्रो ब्लड पता नहीं लगता कब पेशेंट में चला गया या उनका आप पे आ गया, ठीक है। तो या फिर ब्लड का लिखा भी है कि भी कांस्टेंट एक्सपोजर या प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। अब जैसे आपका माउथ में डाल के हाथ काम करने का है, और यूजुअली क्या होता है, आपके क्लिनिक की बात नहीं कर रहा, बाकी क्लिनिक्स में एक मैंने देखा है कि वो सोडियम हाइपोक्लोराइड से ग्लव्स को साफ़ कर लेते हैं और उसी से लग जाते हैं ग्लव्स पे के पैसे बचाने के चक्कर में। एक बार सोडियम हाइपोक्लोराइड से आपने ग्लव्स साफ़ किए, उसमें माइक्रोपोर बन जाते हैं। वो फिर ग्लव्स आपकी और पेशेंट की तसल्ली के लिए हैं, कीटाणुओं के लिए नहीं है। उसके लिए तो उसके जो पोर है ना, वो इंडिया गेट के बराबर हैं, जैसे बंदा इंडिया गेट में से निकल रहा है, इतने बड़े हैं उसके लिए। नेक्स्ट, नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन कैसे करनी है? एक सिरिंज एक नीडल, ये नहीं कि नीडल अलग अलग इस्तेमाल कर ली, सिरिंज पीछे एक ही रखी है। ऐसे भी करते हैं क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स भी करते देखे हैं। दूसरा, जब भी एक हाथ से दूसरे हाथ में सिरिंज जानी है, सिरिंज या नीडल, तो या तो कैप लगाओ, या नीडल जानी है तो दूसरे हाथ में तो जानी ही नहीं है, ट्रे में जाएगी। ये नहीं कि मैंने काम किया, नीडल आपको पकड़ा दी, आपने नीडल उठा के उधर रख दी, उसमें चांसेस हैं नीडल स्टिक इंजरी होने के। तो मैंने आपको दी, आपने हाथ में पकड़ने की बजाय ट्रे आगे कर दी, उसमें डालो भाई।
नहीं तो स्ट्रिक्ट रूल्स यही है कि मैंने अगर नीडल से काम किया है, डिस्पोज करना है, तो मैं ही उसको डिस्पोज करूँगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है, इवन क्लास 4 या स्वीपर को भी नहीं कहना कि ये ऐसा कर इस बर्तन में से निकाल के हाथ से सुई फेंक देना। इसको जब हैंडलिंग करनी है तो फोर्सअप से करनी है, इंस्ट्रूमेंट से करनी है। और बायोमेडिकल वेस्ट अगर नीडल्स पड़ी हैं उसमें तो एज सच उसको सील करके हैंड ओवर करना है बायोमेडिकल वेस्ट को। ये नहीं कि उसमें से खाली करके और फिर करना है। ऐसे भी देखे हैं मैंने, वो 65 रुपये का आता है ना वो पंक्चर प्रूफ कंटेनर, क्यों पैसे वेस्ट करने, कभी कभी भरता है, इसको खाली कर दो। वो खाली करने के चक्कर में ही कई बार नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है। तो हाथ से नीडल को हैंडल करना ही नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, जब भी नीडल पकड़नी है तो पहले हाथ धोने हैं और यूज़ करने के बाद फिर हाथ धोने हैं। नीडल को सेप्टम में डाल के रखना नहीं है कभी भी। कई बार होता है ना, मल्टी डोज वायल होती है, हम नीडल उसमें डाल के छोड़ देते हैं कि उसी से भर लेंगे ना, वो नहीं करना। हर बार सेप्टम साफ की, नीडल डाली, इंजेक्शन भरा, नीडल समेत निकाल के पेशेंट पे यूज़ करके थ्रो। अगली नीडल यूज़ करनी है, सेम नीडल कभी भी यूज़ नहीं करनी। ठीक है, और सेम सिरिंज, ये भी नहीं सोचना कि भाई नीडल तो मैंने बदल दी, सिरिंज सेम रखूँ, तो भी नहीं। तो 1 नीडल 1 सिरिंज एंड डिस्पोज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मल्टी डोज वायल का मैंने आपको बता दिया था, और फेस मास्क और आपके लिए खासकर आई कवर ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हो जाए तो इमीडिएटली क्या करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, छुपाना नहीं है। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए जो भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसको रिपोर्ट करना है, और उसको बीटाडीन वगैरह नहीं लगानी, सिर्फ बहते पानी में हाथ धोने हैं, या आई में गया है तो बहते पानी से स्प्लैश करना है, मुंह में गया है तो स्पिट करके और जल्दी से जल्दी कुल्ला करना है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट एड करनी है उस वुंड की। नेक्स्ट कर दो। सबसे पहले फर्स्ट एड, फिर रिस्क असेसमेंट के इससे, मान लो आप मेरे पे काम कर रहे थे, आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई मेरे से, तो पहले तो वही पैनिक नहीं करना, हाथ साफ करने हैं, बहते पानी में धोने हैं। सोप की ज़रूरत नहीं है, या सोप यूज़ कर सकते हो, ब्लीचिंग या सोडियम हाइपोक्लोराइड या बीटाडीन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ना उसको दबाना खून निकालने के लिए, ना उसको चूसना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट एड, रिस्क असेसमेंट, फिर देखना भी ये मेरे से हुई तो मेरी हिस्ट्री पूछो, क्या हेपेटाइटिस बी, सी या HIV तो नहीं है। मैं कह दूँ नहीं है तो सिर्फ उसी से नहीं मान जाना, आगे कुछ स्टेप्स और करने हैं, वो बताता हूँ क्या करने हैं। उसके बाद जब नीडल स्टिक इंजरी हो गई, रिस्क असेसमेंट आपने कर ली, आप पेशेंट की भी और एम्प्लॉय की भी काउंसलिंग करोगे कि भाई अब तेरे को ये नीडल स्टिक इंजरी होगी, ये बीमारियां हो सकती हैं, उससे इसी चीज़ से बचा जा सकता है, और कंसेंट लेनी है कि तुम्हारे टेस्ट करने हैं। HIV की टेस्टिंग की कंसेंट हमेशा रिटर्न में लेनी है। ये नहीं कि आपने टेस्ट करा लिया, कल को पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो आप ऐसे नहीं बता सकोगे तेरा ये टेस्ट कराया था मैंने, ये आ गई रिपोर्ट। कंसेंट नहीं ली होगी तो आप फंस जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर एज़ पर मेरी हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री, दोनों देख के फिर उस हिसाब से डिसाइड करना है कि प्रिवेंशन देनी है कि नहीं देनी। ठीक है, उसके बाद उसको फॉलो अप भी करना है, 0, 3, 6 मंथ पे टेस्ट कराने हैं, किस किस चीज़ कराने आते हैं। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग भी करनी है, कब हुआ, कैसे हुआ, उसके प्रिवेंशन क्या क्या है, और क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड के मैंने बता ही दिया आपको, स्किन, आई और इसके लिए ये सारा कुछ बता दिया मैंने। नेक्स्ट, हाँ, पहले हेपेटाइटिस बी कर लेते हैं, HIV के हेपेटाइटिस बी, HIV कर लेते हैं। HIV का क्या है कि सोर्स कोड और एक्सपोजर कोड दो चीज़ें हैं। सोर्स कोड मतलब मैं अगर HIV का पेशेंट हूँ
तीन तरह का हो सकता हूँ, या तो छुपा हुआ था, अभी मुझे भी नहीं पता, सिम्टम ही नहीं है, लेकिन वायरल रेप्लिकेशन हो रही है, तो मैं इन्फेक्टिव तो हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। दूसरा है मैं फुल ब्लोन केस हूँ, वायरस लोड भी बहुत ज़्यादा है, बीमार भी हूँ, उससे इंजरी होगी। तीसरा है मैं था तो सही HIV का केस, लेकिन ट्रीटमेंट पूरी ले रहा हूँ अच्छे से, वायरस काउंट मेरा बिल्कुल लो है और CD4 काउंट ठीक है। तो इन तीनों सिचुएशन में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है? फुल ब्लोन वाली। दूसरे नंबर पे जिसको पता नहीं है। तीसरे नंबर पे ये है। तो ये सोर्स कोड के हिसाब से रिस्क है, सोर्स के हिसाब से। एक्सपोजर, वही नीडल आपको ग्रेज कर गई, लाइन लगी है, सिर्फ एक वाइट सी जैसे क्रॉस लग गई, उसका रिस्क एक चुभी, लेकिन चुभने वाली नीडल वो स्टिच वाली थी, सॉलिड नीडल थी। अब सीक्वेंस में बता रहा हूँ, कम खतरनाक, उससे ज़्यादा खतरनाक सॉलिड नीडल, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हॉलो नीडल चुभी है, हॉलो नीडल, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हॉलो नीडल थ्रू एंड थ्रू इंजरी। तो ये हो गया एक्सपोजर, कि कितना एक्सपोजर हुआ, एक्सपोजर कोड, ठीक है। तो HIV में क्या एक्सपोजर कोड क्या होगा कि ब्लड या बॉडी फ्लूइड था, HIV पेशेंट का आंसू इन्फेक्टिव होता है? नहीं होता। जब तक उसमें ब्लड नहीं मिला हुआ तब तक वो इन्फेक्टिव नहीं है, ठीक है। सलाइवा भी इन्फेक्टिव नहीं है, किस भी कर लोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, किस का ये इसलिए खतरनाक है कि भाई माइक्रो एब्रेजन होती है, छोटे छोटे वूंड कोई ना कोई होते हैं, वहाँ से ब्लड लीकेज हो सकती है, तो वैसे नहीं है, ठीक है ना। तो मटेरियल ब्लड है या बॉडी फ्लूइड कंटेमिनेटेड विद ब्लड है तो इन्फेक्टिव है, तो खतरनाक है, ठीक है। अब वो है या नहीं है, नहीं है तो कोई खास खतरा नहीं है तो टाइप ऑफ एक्सपोजर कौन कौन सा है? म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन इंटैक्ट पे लगा है, इंटैक्ट स्किन पे लगा है, या परकुटेनियस थ्रू एंड थ्रू इंजरी है, ठीक है। लगा तो वॉल्यूम कितना है, ब्लड हॉलो नीडल से गया या स्टिचिंग वाली नीडल से गया, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है हॉलो नीडल वाले में। तो स्मॉल वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम या स्प्लैश, कई बार होता है जैसे डिलीवरी करा रहे हैं, सिजेरियन करते हुए ब्लड इतना निकला है, स्प्लैश होता है, तो स्प्लैश भी हो सकता है, या लेस सुपरफिशियल इंजरीज, सॉलिड इंजरीज। तो उसमें क्या होगा, कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, कहाँ नहीं। तो सबसे कम वाला एक्सपोजर EC1 है, एक्सपोजर कोड 1 EC। दूसरे नंबर पे लार्ज वॉल्यूम वाला EC2, सेम उसके साथ वाला सॉलिड नीडल सुपरफिशियल स्क्रैच EC2। 3 कौन सा है, मोर स्फीयर, हॉलो नीडल या थ्रू एंड थ्रू इंजरी, डीप इंजरी, वो थर्ड हो गया। तो पहला कौन सा था, स्मॉल वॉल्यूम लगा या स्क्रैच हुआ बिल्कुल थोड़ा सा। दूसरा था स्क्रैच हुआ लेकिन ब्लड आया। तीसरा था थ्रू एंड थ्रू इंजरी। तो EC1, EC2, EC3 एक्सपोजर कोड। तो आपको दोनों देखने हैं, सोर्स कोड और EC कोड, एक्सपोजर कोड। सोर्स कोड भी दिखाएंगे, यस। तो पेशेंट HIV नेगेटिव है तो कोई चक्कर ही नहीं है, पॉजिटिव है तो उसका हम वायरल लोड भी कराएंगे और CD4 काउंट भी कराएंगे। CD4 काउंट ठीक है, वायरल लोड कम है तो सोर्स कोड 1 हो गया। CD4 काउंट लो है, वायरल लोड ज़्यादा है तो खतरनाक है, तो सोर्स कोड 2 हो गया। तो 1 ना 2, लेकिन है तो सही 1 ना 2। तो इसका हम टोटल करेंगे दोनों का। अगला टेबल दिखाना, जहाँ पे टोटल मिला के 2 या 2 से मोर हो गया उसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देनी है, ठीक है ना। तो एक्सपोजर कोड 1 था, सोर्स कोड 1 था, पोस्ट एक्सपोजर देने की ज़रूरत नहीं है। 2 नहीं, सॉरी 3 कह रहा हूँ। जहाँ 3 हो गया वहाँ देने की ज़रूरत है। तो यहाँ 1, 2 को ही मिला के टोटल इसका 1 है सोर्स को एक्सपोजर कोड का, लेकिन सोर्स कोड का 2 है तो
प्रोफिलैक्सिस देनी है, तो 3 या 3 से ज़्यादा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देना ही देना है, प्रेफरेबली विद इन 2 आवर्स। अभी इंजरी हुई, आपने उसका करवाया, पता लग गया, दे दिया, नॉट मोर देन 48 आवर्स। बेस्ट होता है विद इन 24 आवर्स दे दो, लेकिन आजकल वायरल लोड काउंट कराओगे तो इतनी जल्दी आती नहीं, 2 दिन तो लग जाते हैं, तो 48 आवर तक भी वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 72 आवर से ज़्यादा हो गए हैं तो अपने क्लिनिक पे पंगा लेने का नहीं है, एड्स कंट्रोल सोसाइटी में भेजो जिस भी वर्कर को नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। अगर सोर्स पता ही नहीं है, आपने 10 पेशेंट का डेंटल प्रोसीजर किए थे, उस सब की नीडल्स मिक्स हो गई, उनमें से एक लग गई आपको, तो डिपेंड करेगा कि आपके उस एरिया में कितना एंडेमिसिटी है HIV की, ठीक है ना। अगर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा मानो, अगर एंडेमिक नहीं है HIV आपको मिल जाएगा उस एरिया का कि लगभग इतना है, ऑनलाइन भी पता लग जाता है पंजाब में इस वक्त कितना इंसिडेंट चल रहा है HIV का, तो उस केस में आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। जहाँ भी डाउट है एड्स कंट्रोल सोसाइटी को कांटेक्ट करो। तो प्रोफिलैक्सिस में क्या होता है, ट्रायोविर के नाम से टैबलेट्स आती हैं, वो आपको खानी है डेली 28 दिन। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, दिक्कतें भी आती हैं, और ऊपर से मेंटल ट्रॉमा भी होता है कि HIV पेशेंट का लग गया। मैं PG कर रहा था चेस्ट एंड टीबी में 2000 में, 2000 से 2003 तक। तो जब सेकंड ईयर में हुआ तो फर्स्ट ईयर वाला वो कर रहा था, स्पाइनल टैप कर रहा था, उससे हो ही नहीं रहा था। मैं पहुंचा ड्यूटी पे, मैंने कहा पीछे हो यार, अभी ड्यूटी पे आया ही था, मैंने नीडल पकड़ी, एक प्रिक मारा, आ गया बाई चांस, लेकिन अगले दिन वो HIV पॉजिटिव आ गया। जब तक नहीं आया था मैं चौड़ा रहा था, देखा एक बार में प्रोसीजर कर दिया, जैसे ही पता लगा वो HIV था, फिर मैंने HIV टेस्ट कराया। जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी ना, जितनी टेंशन मुझे थी आपने भी महसूस की होगी जब आपने कभी कराया होगा, तो जब तक नहीं होता बहुत मेंटल एंग्जाइटी एग्नी होती है। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के अपने भी साइड इफेक्ट हैं, तो दिक्कतें आती हैं। अच्छा, उसके बाद लेकिन फॉर्चुनेटली 28 दिन की टैबलेट लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। यहाँ तक कि होता है कि भी टैबलेट्स का इतना असर है कि मदर से जो बच्चे को होती है ना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो भी ऑलमोस्ट नील हो गई है, इतना कम मिसिनेस हो गया कि टाइम पे दवाई देने से, ठीक है ना। तो बहुत इफ़ेक्टिव है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, इसलिए जैसे ही हो रिपोर्ट ज़रूर करो। और पेशेंट का अगर पता है कि इसका नीडल लगा है, उसके टेस्ट ज़रूर हो, ठीक है। बल्कि प्रोसीजर अगर आपने मेजर करना है जिसमें चांसेस हैं कि नीडल ज़्यादा हैंडल करनी है, उसका टेस्ट करा लो। मैं जिसकी ब्रोंकोस्कोपी करनी होती है, हेपेटाइटिस B, C, HIV करता हूँ। ये नहीं है कि वो टेस्ट आ जाए पॉजिटिव तो मैं बंद कर देता हूँ, उसकी ब्रोंकोस्कोपी नहीं करूँगा, करता हूँ लेकिन प्रिकॉशन ज़्यादा ले लेता हूँ। तो हेपेटाइटिस C के भी किए हैं मैंने, हेपेटाइटिस B के भी किए हैं, HIV के अभी मेरे को कोई भी नहीं, लेकिन जिस दिन मिले करेंगे। थैंक यू वाली स्लाइड डालना भूल गया मैं। एनी क्वेश्चंस? हेपेटाइटिस B इसमें रह गया था। हेपेटाइटिस B का मैंने जैसे बताया ना आपको कि इंजरी हो गई है तो पेशेंट का कराया। अगर पेशेंट हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है और आपको हेपेटाइटिस B के टीके लगे हुए हैं, तो आप देर होगी ना लगाए हुए इंजेक्शन, तो पहले टाइटर करा लो, वो 24 घंटे में मिल जाता है। अगर वो 10 से कम है तो बूस्टर ले लो, अगर वो 10 से ज़्यादा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपका टाइटर। लेकिन अगर पेशेंट की लोड भी ज़्यादा है, वायरल लोड, और आपको टीके भी लगे हुए बहुत देर हो गई है या नहीं लगवाए, तो एक्सपोजर पे डिपेंड करेगा कितना एक्सपोजर है। ज़्यादा है, मान लो उसका ब्लड आपके वूंड में घुस गया, म्यूकस मेम्ब्रेन में इतना चला गया, स्प्लैश ज़्यादा था, तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेने पड़ेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन महंगा टीका है, IV लगता है, और अगर वूंड के आसपास है तो वो IV भी लगेगा, वूंड के आसपास भी लगेगा, ठीक है। वो प्लस हेपेटाइटिस B के वैक्सीन्स फुल डोज लगनी, ठीक है। तो ये तो मैं लेके चल रहा हूँ कि आप सब लोगों ने हेपेटाइटिस B का टीका तो लगाया होगा। कोई ऐसा भी है जिसने नहीं लगाया? शुक्र है,
होना चाहिए, लगना ही चाहिए। डेंटिस्ट का तो 100% होना चाहिए, लगना ही है।